हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। जी हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास 1 कंप्यूटर का परिचय। आज आपका होने वाला है पहली क्लास एंड दैट टू इन कंप्लीट हिंदी। सॉरी, वो भी कंप्लीट हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ऑसम होने वाली है। बिल्कुल, ये अगर आपने बुक ले ली है, मैं आपको पहले बता दूं कि आप जितनी भी क्लासेस चलेंगी आपके बुक के हिसाब से चलेंगी, क्योंकि बुक में हमने सारा कैटेगराइज कर दिया है। इससे पहले के भी बैचेस आए हैं, पर उसी सारे कंटेंट को अलग अलग डिफरेंट हेड्स में बांट दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है गाइस, तो बुक अवेलेबल है कंप्यूटर की फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, मैं आपको ये बता दूं। और उसमें आपको मैं बताऊं, अगर आपने ये बुक ले ली, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसके अंदर जैसे जैसे इसके अंदर चैप्टर आपका आएगा, तो वो प्रॉपर चैप्टर का जो जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है, अगर मैं आपकी बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है इसके अंदर कंप्यूटर का अध्याय है, और वही चैप्टर मैं आपको आज कवर कराने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो एक तरीके से जैसे स्कूल में होता था कि आपके पास बुक है लेकिन उसी बुक का चैप्टर टीचर पढ़ा रही है, वो होने वाला है। और आप सब ये बात से तो एग्री करोगे कि स्कूल की पढ़ाई जो है वो बहुत अलग थी। स्कूल में टीचर्स इतने अच्छे मिला करते थे, बहुत ही अच्छे। एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं पता है, पर मैं अपना बता रही हूँ एंड आई विल ट्राई कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल के टीचर्स का, वो आप भी ले सको। ये बात भी सच है, आप स्कूल में नहीं हो, बट ये बात भी सच है कि अब आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो क्लास में एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो मैं पहले बात करती हूँ आज की क्लास की। तो आज की क्लास है कंप्यूटर का परिचय। इसमें आप कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, आप वो कवर करने वाले हो। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं जो आप कवर करने वाले हो। तो कंप्यूटर का परिचय सबसे पहले, यानी इंट्रोडक्शन हो गया। कंप्यूटर के मूल कार्य यानी बेसिक बेसिक क्या क्या काम वो कर सकता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, उसकी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल यूनिक फीचर है कि हाँ भाई ये सिर्फ कंप्यूटर ही कर सकता है। कंप्यूटर का इतिहास, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपको पता नहीं होगा, जैसे एक छोटा सा फैक्ट है कि सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है, फीमेल है, लेडी अगस्ता, लेडी अडा अगस्ता। लेकिन ये कौन थी, चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। तो मतलब क्या है कहने का, जो आज की डेट में कोडिंग और कंप्यूटर को लेकर जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि हाँ लड़कियां नहीं कर पाएंगी, सबसे पहली प्रोग्रामर ही गाइस लड़की थी। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स भी आप लोग समझने वाले हो। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस की, पहले कितना पुराना था फिर नया क्या आया, वो पढ़ने वाले हो। कंप्यूटर के टर्मिनल के प्रकार, जैसे आपने देखा होगा कि सीपीयू में पीछे माउस कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड कनेक्ट करते हो, तो किस किस तरीके के टर्मिनल होते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने कितने प्रकार का होता है। आकार और गति के आधार पर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग होते हैं लेकिन अलग अलग आधार पर। मैं बात कर रही हूँ कि उसकी काम करने की क्षमता पर अलग है, स्पीड के बेसिस पर अलग है, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, तो ये सब कंप्यूटर के प्रकार आ गए। सुपर कंप्यूटर और भारतीय सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से और इंडिया ने कौन कौन से बनाए हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQs भी आप इसके अंदर कवर करने वाले हो। तो यानी जब आप ये वीडियो देख लोगे ना, आपको बस बुक खोलनी है, एक बार रीडिंग लगानी है, रिवीजन आपका हो गया, नोट्स आपको बनाने ही नहीं क्योंकि यही नोट्स हैं, और आपको PYQs यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको वो ट्राई करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश की ऑलरेडी हमारी बुक आ चुकी थी, आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में है। और अब आपके डिमांड पर हिंदी में भी आ चुकी है, और जो हिंदी वाली बुक है आप कह सकते हो वो भी बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल सेम वही कंटेंट जो आपका, जिस पे आपने इतना भरोसा किया है, 4.6 स्टार रेटिंग आप लोगों ने हमें दी है। हजारों छात्रों ने प्रॉपर हिंदी वर्जन की डिमांड की थी, और आपको मैं बता दूं बहुत इंग्लिश वाली बुक पे आपने ढेर सारा प्यार दिया है, हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब आप हमारी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरते हो और हमारी एक्सपेक्टेशन एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि अरे इतना तो मैम हम आपको हम इतना तो एक्सेप्ट करेंगे। तो हिंदी वाले की अब बारी आ चुकी है। और वीडियो के, अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो हिंदी वाली बुक अगर ले लोगे तुम, मतलब तुम ट्राई करना, अगर ले लोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि वो कितनी यूज़फुल बुक है। और इसी के साथ इसके अंदर पूरी थ्योरी, PYQ, सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज कवरेज, पूरी कलरफुल प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो
कि पूरा कुछ ही कलरफुल है, ठीक है? सब कुछ कलरफुल आने वाला है, पीवाईक्यूज़ जो है आपके कलरफुल आने वाले हैं, पिक्चर्स बिल्कुल कलरफुल आने वाली है, इन्फोग्राफिक्स भी आपको उसमें दिखने वाले हैं। बिल्कुल ईज़ी हिंदी लैंग्वेज है, इसका मतलब ऐसी हिंदी लैंग्वेज नहीं है टिपिकल हिंदी समझ ही नहीं आए। हिंदी लैंग्वेज वो वाली है जो आप और हम बोलते हैं, जो आपको समझ में आए और पूरी बुक का आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज मिलेगा। आप देख सकते हो पूरा कंटेंट मैप है, चैप्टर किस तरीके से अरेंज हो रखा है, पिक्चर्स हैं, क्यूआर कोड डाल रखे हैं ताकि आपको वीडियो का लिंक मिल जाए। जैसे स्कैन करोगे, आप वीडियो पे चले जाओगे, वो वीडियो देखो, उसके बाद चैप्टर आप पढ़ सकते हो, पीवाईक्यूज़ कवर कर सकते हो। तो ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों पे मिल जाएगी और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और साथ में आप देख सकते हो कितने रिव्यूज़ हैं, आप रिव्यूज़ पढ़कर भी देख सकते हो, हज़ारों बच्चों ने रिव्यूज़ डाले हैं। इतना अच्छा रिव्यू बच्चों ने डाले हैं मतलब मैं पढ़ भी रही थी तो किन बहुत सारों ने लिख रखा है कि ये बुक जो है ना, जितनी दिख रही है उतनी नहीं है क्योंकि इसमें जो क्यूआर कोड है ना, अगर आप ज़रूर ट्राई करना, शायद पहले भी क्यूआर कोड आए हैं, लेकिन अब की बार जो हमने डाला है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि उसके जब आप क्यूआर कोड डालोगे तो जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबके पीवाईक्यूज़ हम उसमें अपडेट करते हैं। सो बहुत ही अमेज़िंग चीज़ जो है वो हमने डाली है। आप देख सकते हो जब चैप्टर है, हमने किस तरीके से प्रॉपर अरेंज कर रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ हर चीज़। पिक्चर हमने इस तरीके की डाल रखी है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। प्रॉपर कलरफुल बुक है। ज़्यादातर चार्ट बनाने की कोशिश की है क्योंकि चार्ट के थ्रू पढ़ना सबसे ईज़ी रहता है। अब हमारा होता है चैप्टर शुरू यानी कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहली बात कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली डिवाइस है, राइट? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है क्योंकि बिजली से चल रहा है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को स्वीकार करता है। देखो मुझे ना उससे कुछ काम करवाना है। तो मैं उसे काम बताऊँगी। कैसे बताऊँगी? मैं ये मान के चल रही हूँ आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता। आपको बस इतना पता होना चाहिए बिजली से चलता है और हमारे काम करता है। कौन से काम? दिमाग वाले सारे काम वो कर सकता है। तो अब मुझे उससे कुछ काम करवाना है, तो आप उसे काम बताओगे तो, राइट? तो अब जैसे अब वो क्या करेगा? उस काम को एक्सेप्ट करेगा। तो जो काम आप बताते हो वो हो गया उसके लिए इनपुट। उसके तो अंदर जा रहा है ना, तो इनपुट या डेटा। तो वो डेटा या इनपुट को स्वीकार करता है। उसके बाद जो भी आपने बोला कि इसको और इसको जोड़ो, तो जो आपने निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको फ़ॉलो करता है। दिए गए निर्देशों के अनुसार उसका प्रसंस्करण करता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, उनको फ़ॉलो करेगा, उनको मानेगा और मानने के बाद जो है वो रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करेगा, यानी प्रोसेस करेगा उस चीज़ को। प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, आपने बोला किसी को कि ठीक है भई आटा गूँधना है, तो आटा कैसे गूँधोगे? आप उसे इनपुट दे दोगे भाई ये लो सामान, आटा गूँधो। अब उसने आपका इंस्ट्रक्शन मान लिया, उसने आपका निर्देश मान लिया, उसने आटा गूँधना शुरू कर दिया। अब आटा गूँधने में टाइम लगेगा ना, वो टाइम क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग हो रही है, यानी आटा गूँथ रहा है। परिणाम या आउटपुट प्रदान करता है, उसके बाद रिज़ल्ट दे दोगे, आटा दे दोगे, लो भाई हमने गूँथ दिया, तो यानी वो क्या आ गया? रिज़ल्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। भविष्य में उपयोग के लिए जानकारी को संग्रहित यानी स्टोरेज करता है और अपने को याद रख लेगा कि भाई अगर ये इंसान बोले आटा गूंथना है तो ये करके देना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कुछ काम कराओगे तो उसे बताना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि नहीं अगली बार अगर मुझे ऐसा काम दिया जाए तो मुझे ये करके देना है। कंप्यूटर शब्द अब ये कुछ फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है, एग्जाम में आया हुआ है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटेर से बना है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटेर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन का मतलब गणना करना, गिनना, ठीक है? तो ये बात आप याद रखोगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ उसके मेन काम क्या-क्या होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा ना, इनपुट लेना, उस पे काम करना, आउटपुट देना और उसको अपने उसमें स्टोर करना। चलो, एक कंप्यूटर 4 मूलभूत कार्य करता है, जो इनपुट है, पहला है इनपुट, फिर प्रोसेस, वो प्रोसेस करेगा यानी वो काम करेगा। आउटपुट, रिजल्ट देगा।
और लास्ट है उसको स्टोर भी कर लेगा कि अगर आगे कभी ये ऐसा काम माँगे तो मैं अपने पास स्टोर करके रखता हूँ। तो इनपुट मतलब ये जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं आईपीओएस चक्र, ठीक है? आईपीओएस। तो ये आईपीओएस साइकिल है जो एक चक्र में एक साथ काम करता है। अगर आपने कुछ इनपुट दिया तो ये पूरी प्रोसेस होगी ही होगी। तो इनपुट क्या है, आप कैसे देते हो इनपुट? माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, बोलकर तो माइक की मदद से ही हो गया इनपुट। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कौन करता है, उस पे काम कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू तो मेन ही मतलब ब्रेन है ना, दिमाग है ना कंप्यूटर का। तो सीपीयू क्या है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल यानी केंद्रीय, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसका मतलब होता है सोचने समझने वाली इकाई। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी प्रोसेसिंग कार्यों को संभालता है। तीसरे नंबर पे आ गया आउटपुट, रिजल्ट देगा, प्रिंटर निकाल दिया, डेस्कटॉप पे आपको दिख गया, आवाज़ आपको सुनाई दे गई। और लास्ट है स्टोरेज, यानी वो अपने पास जैसे यहाँ पे पेन ड्राइव लगी हुई है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, उसमें स्टोर कर लेता है। तो ये है इसकी पूरी साइकिल आईपीओएस। कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या है? सबसे पहली गति, हाई स्पीड में काम करता है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में रहेगा और जो काम मतलब नैनो सेकंड्स में बहुत सारी कैलकुलेशन कर देता है। एक्यूरेसी, मैं एआई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं इंटरनेट से नहीं जोड़ रही हूँ। आप कंप्यूटर खोलो, आप उसमें एक्सेल खोलो, आप जो भी उसको कैलकुलेशन दोगे वो 100% एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट देगा। तो एक्यूरेसी है, शुद्धता है, गलत एरर नहीं देता है। ऑटोमेशन है, स्वचालन है, यानी वो ऑटोमैटिक काम कर सकता है। अगर आपको जोड़ना है किसी चीज़ को तो प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको और इसको जोड़ना है, नहीं। फंक्शन बना रखा है वहाँ पे ऐड का, उसे प्रेस करते ही वो अपने आप जोड़ देगा। जोड़ना तो बहुत छोटा-सा है, अगर आपको याद हो, आपके पास मैथ्स रही हो, कैलकुलस आती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो भी छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री वो तो सबने पढ़ी होगी कभी ना कभी, छोटी बहुत ही पर पढ़ी होगी। तो उन सब के फंक्शंस हैं, तो आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसपे क्लिक करना है, वो आ जाएगा। वर्सैटिलिटी यानी बहुउपयोगिता, बहुउपयोगिता का मतलब ये जो 4th नंबर है, उसमें क्या है वर्सैटिलिटी यानी बहुउपयोगिता, ये पेंट भी कर सकता है। पेंट मतलब कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन भी कर सकता है। अगर आप बनाना चाहो इससे विज़िटिंग कार्ड भी बना सकते हो। ये लोगों के अकाउंट्स भी हैंडल कर सकता है। ठीक है? तो यानी एक ही अलग-अलग तरीके के काम ये कर सकता है। परिश्रमशीलता, हार्ड वर्किंग है, थकता ही नहीं है, बस इसको एक ही चीज़ चाहिए बिजली, लाइट दो काम करता रहेगा। भावनाओं का अभाव, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, सिर्फ़ दिमाग की वो भी कैलकुलेशन, काम करने वाला जो चीज़ें हैं, स्किल जो है वो ये कर सकता है, इट हैज़ नो फीलिंग्स। अगर आप सोचो नहीं हमें क्या करना चाहिए, एथिक्स, मोरालिटी की अगर आप बात करो, एथिक्स, मोरालिटी का मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मशीन है ये। विश्वसनीयता, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध रिज़ल्ट देता है इसलिए ये विश्वसनीय भी है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग यानी स्मरण शक्ति, वो भी इसके अंदर काफ़ी है क्योंकि अपने अंदर हर चीज़ को स्टोर करके रखता है। और बुद्धिमत्ता का अभाव यानी इसके अंदर कोई आईक्यू नहीं है। बनाने वाले ने जो-जो फंक्शन डाल दिए, वो फंक्शन इसके पास आखिर तक रहेंगे। जैसे हमारी आईक्यू तो डेवलप होती जाती है हमारी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से, इसकी आईक्यू डेवलप नहीं हो सकती। बनाने वाले ने जो-जो फीचर्स, जो-जो इसके अंदर प्रोग्राम डाल दिए, वो ही इसके अंदर उतनी ही एबिलिटी के रहने वाले हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कैसे काम करता है? अभी आपने पढ़ा आईपीओएस साइकिल है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर की गति की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर की गति को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की गति होती है आईपीएस यानी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो कोई-कोई कंप्यूटर तो ऐसे होते हैं 1 सेकंड में कई सारे इंस्ट्रक्शन हम उन्हें दे सकते हैं, कई सारे निर्देश हम उन्हें दे सकते हैं। और कई-कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनको एमआईपीएस यानी मिलियन 10 लाख इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो।
10 लाख इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में दे सकते हो, तो स्पीड इतनी हाई होती है। सीपीयू की स्पीड देखो, कंप्यूटर की स्पीड अलग है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, सीपीयू पे कंप्यूटर काम कर रहा है। एक तरीके से मैं बिल्कुल हेड पोजीशन पे हूँ, एक मेरा जूनियर है और एक उसका भी जूनियर है। तो मेरे जूनियर की स्पीड मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? यानी मैं तो कंप्यूटर पे काम करती हूँ कि वो 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन, कितने निर्देश ले रहा है। तो आईपीएस या एमआईपीएस, कंप्यूटर किससे काम करवाता है? सीपीयू से। सीपीयू की स्पीड होती है हर्ट्ज़, क्योंकि वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? साइकिल्स में कंप्लीट करता है। साइकिल प्रति सेकंड या उसे हर्ट्ज़ बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है इंस्ट्रक्शन की। तो वो क्या किस चीज़ में नापोगे? हर्ट्ज़ में। तो ये ध्यान रखना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रारंभिक गणना यंत्र, अब हम अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे शुरुआत में ना सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, प्लस करने के लिए एक डिवाइस बनी थी जिसको बोला जाता है अबेकस। लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व में आविष्कृत, 2500 से 3000 पहले साल पहले, ईसा पूर्व पहले एक डिवाइस बनाई गई जिसको बोला गया अबेकस। अब इसके बारे में मेन चीजें क्या है? एक तो ये प्रारंभिक मैनुअल गणना उपकरणों में से था। ये था मैनुअल, मैनुअल मतलब जिसको मानव यंत्रित, आई थिंक यही शब्द है, यानी जिसे मानव कंट्रोल करे, ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करे, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इसका उपयोग सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में हुआ था और बाद में चाइना में विकसित हुआ। आपको पता है, अब इसके ऊपर भी ना ऐसा आएगा, मतलब मैं देख रही थी कहीं पर, तो कुछ ने बोला कि नहीं मैम पहले तो चाइना में आया, कुछ ने बोला मेसोपोटामिया में आया। आप इसकी हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ोगे, पहली बात कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है? तो आप विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर, सबसे पहले अबेकस बना था मेसोपोटामिया में। सबसे बेसिक जिसको बोलते हैं ना, लेकिन उसे यूज़ करने लायक किसने बनाया? चाइना ने बाद में उसे डेवलप किया, इसलिए चाइना को मेन क्रेडिट दिया जाता है। इसमें डंडियों पर मोतियों का उपयोग करके, देखो ये डंडियाँ थी उनमें मोतियाँ डाले गए थे, तो आप इसमें क्या-क्या कर सकते थे? जोड़ और गुणा, ठीक है? कैसे यूज़ करते हैं ये तो पूरा मशीन से सीखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप जोड़ भी कर सकते थे और गुणा भी कर सकते थे। ओके, तो मेसोपोटामिया कब बन ये सॉरी अबेकस कब बना? 2500 से 3000 बीसी में। कैसा यंत्र था? मैनुअल था, ठीक है? मानव चलाता था। क्या-क्या कर सकते थे? जोड़ और गुणा, बस इतनी बातें याद रखनी है, दैट्स इट। इसका क्वेश्चन एक और तरीके से आया हुआ है एग्ज़ाम में कि वो कौन-सी सबसे पहली गणना यंत्र था जिनमें डंडियों में मोती पिरोते थे? कौन-सा था? अबेकस, सिंपल। फिर आया नेपियर बोन्स। अब देखो कैसे मैंने याद करा रखा है और कैसे मैं याद करा रही हूँ, ये सुनो। तो अबेकस आया इसमें, अब जस्ट इससे आधा कर दो, 1500, तो 1550 से 16-17, 15 इसका आधा, 50, और 15 के बाद 16 और 17 आता है। यहाँ पर आया नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था? ये भी मैनुअल था, ये भी इंसान ही चलाता था। इसे जॉन नेपियर ने बनाया था। इसमें क्या कर सकते हो? गुना और भाग। ये कैसा था? ये भी मैनुअल था। जैसे अबेकस में जोड़ और गुना कर सकते थे, इसमें गुना और भाग कर सकते हो। ये नेपियर की विधि रैप्डोलॉजिया पर आधारित था। उनकी एक विधि थी जिसको रैप्डोलॉजिया बोल रहे थे, उस पर आधारित था। यह दशमलव प्रणाली को व्यवहारिक गणना में लागू करने वाले प्रारंभिक उपकरणों में से था। यानी जो डेसिमल वाला जो नंबर सिस्टम है, जैसे आपको पता है एक बाइनरी होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करते हो, 0 और 1। एक होता है डेसिमल जिसमें 10 डिजिट्स यूज़ करते हो 0 से लेकर 9 तक। नहीं पता तो भी सुन लो कि पॉइंट, यानी जो जिसमें पॉइंट लगा होता है ना, 2.3, 2.4, डेसिमल नंबर सिस्टम को नेपियर बोन्स ने सबसे पहले यूज़ किया था। कैसे याद रखोगे? कि बोन्स में, हड्डियों में, मतलब हर चीज़ का ना वो होता है फिक्स परसेंटेज। कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गए, इनकी परसेंटेज होती है। और परसेंटेज वाले को ही आप ऐसे याद रखो कि डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ का डेसिमल फिक्स होता है।
कौन सी टेक्निक पर ये आधारित था? रैप्डोलॉजिया। इसके बाद आया पैस्केलिन 16-17। देखो सबसे पहले था 25,000 से 2500 से 3000, ये आया अबेकस। फिर 1550 से 16-17, ये आया नेपियर बोन्स। फिर 1642 ठीक है, 1642 में आया पैस्केलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है पैस्केलिन वाला तो। ठीक है, तो 1642 कैसे? इसे ब्लेस पास्कल ने बनाया था। ब्लेस पास्कल कौन है, याद करो। ब्लेस पास्कल कौन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। पैस्कलिन ने अपने नाम पे बनाया था। ब्लेस पास्कल ने अपने नाम पे बनाया था पास्कलिन नाम का कंप्यूटर 1642 में। और इसको जोड़ने और घटाने के लिए, इसको यूज किया गया था। यह पहला यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन थी, मैकेनिकल एडिंग मशीन, जो गियर एडिंग मशीन तो पहले भी आई थी, है ना, अब एक इसमें जोड़ सकते थे। पर ये ऐसी मशीन, उसे अब तक मशीन का नाम नहीं दिया था, यंत्र का नाम दिया था। मशीन क्यों यूज किया? इसके अंदर ये गियर्स थे, गियर और क्लॉक स्टाइल सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो एक इस तरीके का पेज होता है, और दूसरा भी इस तरीके का पेज होता है, मतलब जो बिल्कुल ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो इस तरीके के गियर और क्लॉक स्टाइल, गियर और घड़ी जैसी प्रणाली थी, आप देख सकते हो। तो ये बनाया था पैस्केलिन ने। पैस्केलिन ने कब बनाया? 1642 में। सबसे पहले अबेकस, फिर नेपियर बोन्स, फिर पैस्केलिन। ANP, ANP। फिर आ जाओ जोसेफ मैरी एंड जैकवर्ड लूम। जोसेफ मैरी और जैकवर्ड लूम ने क्या बनाया? इसे इन दोनों ने ही, मतलब अपने कंप्यूटर का नाम इन्होंने रख दिया जोसेफ मैरी जैकार्ड। ठीक है, इसमें पंच कार्ड जो है उपयोग करते थे और बुनाई के पैटर्न को नियंत्रित करते थे। मतलब बुनाई की तरीके से कैलकुलेशन की जाती थी, आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसमें बुनाई वाला पैटर्न होता था, तो इसके अंदर क्या है, पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। ठीक, इसका टाइम याद करने की जरूरत नहीं है, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए भी नहीं हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी सुन लो, जोसेफ मैरी और जैकवर्ड लूम, इन्होंने पंच कार्ड से इस्तेमाल होने वाली मशीन यूज की थी। अब इतनी हो गई, अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की, क्या क्या याद रखना है। अब एकस आ गया 2500 से 3000। अब इसके बाद वो आया था 1550 से 16-17 में नेपियर बोन्स, पर वो कंप्यूटिंग डिवाइस में नहीं माना जाता। मतलब जब आप किसी की हिस्ट्री लेते हो ना, तो सारी मशीन्स नहीं लोगे, जो मेन जिन्होंने कुछ चेंज लेके आया वो लोगे। तो अबेकस के बाद 1642 में पैस्केलिन, 16 के बाद सीधा 1822 में डिफरेंस इंजन आया। उसके बाद 22 के बाद 33 से 37 के बीच में एनालिटिकल इंजन आया। इनके ईयर्स नहीं पूछे जाते, या तो ईयर इसके पूछे जाएंगे, इसके, अरे, या ईयर इसके पूछे जाएंगे। डिफरेंस इंजन 1822 में, एनालिटिकल इंजन 1833 में। याद में करा सकती हूँ। पैस्केलिन तो देखो आपको याद करना पड़ेगा पैस्केलिन तक। अगर मैं बात करूं डिफरेंस इंजन की, बच्चों के मन में डिफरेंस आना कब शुरू होता है? जब वो बड़े होते हैं, यानी 22 साल की उम्र में, 18-22, 18 से 22 के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस आने के बाद वो समझना शुरू करेंगे, एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल इंजन कब? 33 साल की उम्र तक उनको अब समझना ही है। तो 1833 से 1837। फिर आ जाओ, पंच कार्ड आया, टेबुलेटिंग मशीन 1890 में। ये दूसरी टेबुलेटिंग मशीन है, ये वो वाली नहीं है जो भी आपने करी। फिर ABC, ये इंपॉर्टेंट है, टेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC, ये आया आपका। मतलब ईयर भी नहीं मैं बता रही हूँ, अब तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आया। फिर मार्क 1, फिर इनायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवेक, एडसेक। उसके बाद आपके 1950 के करीब आपके कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आनी शुरू हो गई। फिर यूनिवेक, इंटेल, इंटेल तो अब तक चलते हैं, क्रे, एप्पल सेकंड, और सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये सारी हिस्ट्री रही है। ये एज सच लर्न करने की इस तरीके से जरूरत नहीं है, बस मैंने आपके सामने दिखा दिया है किस चीज में क्या क्या यूज हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। अब एक से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास,
इतिहास अबेकस से शुरू हुआ। साल आपको पता है 2500 से 3000। ये मैनुअल गणना उपकरणों में से था जिसमें आपको मैनुअली अगर गणना करनी है, ये नहीं कि डेटा डाल के छोड़ दिया, खुद से मोती इधर से उधर करने पड़ेंगे। बाद में चीनी लोगों ने इसका अपना संस्करण विकसित किया जिसे इन्होंने क्या बोला था, सुआन पान। अबेकस का एक और नाम है सुआन पान, याद रखना। फिर ब्लेस पास्कल, पास्कल ने बनाया था इन्होंने, राइट। तो पास्कल इन्होंने बनाया था जिसमें जोड़ और घटाव दोनों कर सकते हो। पहली यांत्रिक गणना मशीन थी ये बना था 1642। फिर आ जाओ चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक यानी पिता। कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो जो पहली मशीन बनी थी, डिफरेंस जो लेकर आया था, डिफरेंस कौन लेके आया? अलग चीज कौन लेकर आया? ये कुछ डिफरेंस लेकर आए थे, ऐसे याद रखना। डिफरेंस का मतलब तो आप सबको पता है, अलग, बदलाव, राइट। तो डिफरेंस कौन लेकर आएगा? जो कंप्यूटर के फादर होंगे यानी बेबेज। डिफरेंशियल मशीन जो बनाई थी, इन्होंने बनाई थी। डिफरेंस इंजन कब? 1822 में, क्योंकि डिफरेंस कब आना शुरू होगा? 22 साल की उम्र में। जो गणितीय तालिकाओं की गणना करने के लिए पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो ऐसा था, आपको बस वैल्यू डालनी है, इसको और इसको जोड़ो, अपने आप वैल्यू बता देता था। 1833 से 1837 के बीच इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन भी डिजाइन बनाया। उसमें मेमोरी डाली कि कंप्यूटर अपने पास रख भी सके याददाश्त में। अंक गणितीय है यानी आप उसमें ज्योमेट्री कर सकते हो, लॉजिकल बातें कर सकते हो, लॉजिकल क्रियाएं शामिल थी। और आधुनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की पहली अवधारणा थी, यानी पहली बार ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कुछ स्टोरेज का काम भी था कि अगर कंप्यूटर को कुछ अपने पास रखना है याददाश्त में तो वो रख सकता है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है। एनालाइज कब से करोगे? 33 से 37 तक, 1833 से 1837 तक। एनालिटिकल इंजन में इसके यांत्रिक डिजाइन के हिस्से के रूप में काउंटर व्हील्स का उपयोग किया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं, देखो ये था डिफरेंशियल इंजन, ये है एनालिटिकल इंजन। इसके अंदर ना ये ऐसे पहिए दिख रहे हैं नीचे, ये है काउंटर व्हील्स, बुक में आपको क्लियरली दिख जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का पहला वैचारिक डिजाइन तैयार किया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जबकि जॉन वॉन ह्यूमन ने आधुनिक कंप्यूटर संरचना में सबसे अधिक योगदान दिया। देखो दोनों का फर्क है। फर्क क्या है? चार्ल्स बेबेज ने ये सोचा कि ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने क्या किया? वैचारिक विचार करके एक डिजाइन बनाया, लेकिन उसे रियल में उसकी संरचना को किसने तैयार किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप पढ़ने वाले हो। दो तरीके के आर्किटेक्चर हैं, तो वो एक इन्होंने ही दिया था। अब आ जाओ 1890 में पंच कार्ड्स। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये याद रखो, पंच को याद रखना अब बहुत गंदी ट्रिक है, बट याद हमें करनी है। पंच का मतलब होता है पंच यानी 5, है ना, 5वां दिन। अब आप याद रखो इसमें तिरामी, 13वां दिन। हिंदू धर्म में जब किसी की डेथ होती है तिरामी पे ही खाना करते हैं ना। कब करेंगे तिरामी? कौन से एज में? 90। तो ऐसे याद रखना। तो 1890 में पंच कार्ड्स आए, जिसको किस में हम यूज करते थे? पंच कार्ड पे कैलकुलेशन होती थी, पर किस मशीन में? टेबुलेटिंग मशीन में। किसने फेमस किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमन हॉलरिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ना यूएस का सेंसस चल रहा था, जनगणना चल रही थी, तब इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। और इसमें इसे सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है क्योंकि जनगणना में इसका इस्तेमाल किया गया था। किसने किया था? हरमन हॉलरिथ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पंच कार्ड्स थे, देखो इस टाइप के पंच कार्ड्स थे। ये है टेबुलेटिंग मशीन, इसमें पंच कार्ड डाले जाते थे। ये है हरमन हॉलरिथ, और इस तरीके से ये यूज करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो पंच कार्ड है, इसके अंदर डेटा स्टोर करके मतलब लिख के रख सकते हो। प्रोसेसिंग का प्रारंभिक माध्यम बने कि आपने क्या करा, हर कार्ड पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा है,
आपको जोड़ना है, तो आपने वो कार्ड निकाला जोड़ने वाला, वो डाल दिया, अब कंप्यूटर को पता है कि मुझे जोड़ना ही है। आईबीएम इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसने कंप्यूटर में पंच कार्ड के उपयोग को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया और विशेषकर डेटा इनपुट और स्टोरेज के लिए, मतलब जो पंच कार्ड को फेमस किया किसने किया था? आईबीएम में, इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन। अब आ जाओ एबीसी पे। अच्छा कैसे रही है यार, एक बार मुझे, मैं भूल रही हूँ, मुझे फटाफट से बताओ। सबसे पहले आया था आई थिंक अबेकस, है ना? 2500 से 3000। फिर 1550 से 16-17 के बीच में आया नेपियर बोन्स, पर वो हम कैलकुलेट नहीं करते कंप्यूटर के इतिहास में। फिर आया आपका 1645 या 47 में पैस्कल, चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था, नहीं, पास्कल ने जो बनाया था, राइट, ब्लेस पास्कल ने। फिर यार 1822 में बना डिफरेंस इंजन। फिर 1833 से 37 के बीच में बना एनालिटिकल इंजन, है ना? यही तो मेन थे। 1890 में पहुंच जाओ सीधा पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन में, और इसके अंदर आईबीएम ने इसको फेमस किया था। किसने बनाया था? हरमन होलरिथ। अब तक यही तो पढ़ा, 1890 तक तो पहुंच ही गए हो। चल, अब हम बात करते हैं एबीसी एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ईयर हमें इसका नहीं याद करना क्योंकि कहीं बीच में ही बना होगा ये। अब इसमें क्या है, इसे जॉन एटेनेसॉफ यानी एटेनेसॉफ नाम का एक साइंटिस्ट थे, बेरी अलग थे, क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने विकसित किया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सब कंप्यूटर में कीज प्रेस, इससे पहले क्या होता था, जोड़ना था तो लिख कर दे दिया, ठीक है। कुछ डिजिट्स अगर डालनी है तो मोती लगा दिए, 32 लिखना है तो 3 एक बार 2 एक बार, तो सब मैकेनिकल थे। ये डिजिटल है, 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें 45 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, 45 वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स काम करते-करते बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, और अगर ये काम करती थी तो बहुत हीट भी जनरेट करती थी, ठीक है? तो ये आ गया एबीसी कंप्यूटर। इसके बाद आया मार्क 1। अब ये बढ़िया-बढ़िया कंप्यूटर आने शुरू हो गए, डिजिटलाइज़ेशन का ज़माना आ गया। मार्क 1 कंप्यूटर किसने बनाया? हार्वर्ड, हार्वर्ड एकिन। अगर आपने कहीं पर मार्क लगा दिया, मार्क का मतलब निशान, ठीक है? तो कोई भी इंसान उसे नहीं लेकर जा सकता। अगर कोई लेके गया तो आप उससे पूछोगे हाउ टेकन, कैसे ले गए तुम ये? ठीक है, तो हाउ से हार्वर्ड, एकेन से टेकन से एकन, सिंपल। उन्होंने डिजाइन किया, मतलब दिमाग में जो बनाया डिजाइन ऐसा-ऐसा होना चाहिए, हार्वर्ड टेकन। बनाएगा कौन? एक ही तो कंपनी पढ़ी है आपने, आईबीएम। इसलिए आईबीएम फेमस है, तब से काम कर रही है। हार्वर्ड मार्क 1 लगभग 5 सेकंड में 10 कैलकुलेशन कर सकता है, जिसकी वजह से ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटरों में से एक था, पहली बार, क्योंकि आप अपने आप से भी डालोगे कितना बड़ा था आप देख सकते हो। फिर है इनायक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात तो फुल फॉर्म ही आती है इसकी, इनायक की। ई से इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला था, न्यूमेरिकल यानी नंबरों से खेलता था, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का मतलब जोड़ने वाला, एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेशन भी सारी कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 तक तो पहुंच गए हो, अब तो 1900 की बात आ गई भाई। 1945 इनायक आया, 1945 कैसे याद रखोगे? सुनो, याद करा सकती हूँ मैं आपको। इनायक को याद रखना, नायक। हमारे देश के असली हीरो कौन है जिन्होंने आजादी में हमारा साथ दिया? 1947 में देश आजाद हुआ तो ये आया 1945, ठीक है, आजादी के समय। ऐसे याद रखोगे तो 1945 में इनायक आया, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एक उच्च गति वाला कंप्यूटर था, जॉन प्रेस्पर एकर्ट। ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं बता देती हूँ, एकर्ट और मोकली ने बनाया था। एकर्ट और मोकली, ठीक है। एकर्ट और मोकली ने बनाया था, मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पेनिसिल्वेनिया में किया था ये। तो आपको मेन याद रखना है
एकर्ट और क्या बोलते हैं, एकर्ट और आपका मॉर्कली। दूसरी चीज़ कब आया था? 1945 में आया था। इनायत को पहले सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पस के लिए, अब तक इससे पहले जो आ रहे थे ना, वो किसी एक पर्पस के लिए बन रहे थे। जैसे वो जो टैबुलेटिंग मशीन आई थी, तो वो कब आई थी? जब जनगणना हो रही थी यूएस की। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी मशीन। ये जनरल पर्पस कि कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है, कैलकुलेशन के लिए या किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकता है। तो जनरल पर्पस का पहला कंप्यूटर कौन है? जनरल पर्पस किसने सर्व किया था? हमारे हीरो ने, नायक ने, तो इनायत। यह पहले के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना तेज था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब। इससे पहले जो आपने पढ़ा था ना, एबीसी और ये सब मार्क 1, 45 ट्यूब थी, इसमें 18,000 ट्यूब। एडवेक अब क्या था? इनायक आ चुका, अब उसके अपग्रेडेड वर्जन आएंगे ना, जैसे एक बार फोन का कोई मॉडल आ जाए तो क्या होता है? अपग्रेड होता जाता है। तो अब है एडवेक। ये आया 1947 में, सीधा अपग्रेड हुआ जब आजादी हमें मिली। इसे न्यूमैन ने बनाया था, मॉकली और एकर्ट। मॉकली और एकर्ट ने क्या बना रखा था? इनायक। अब उसमें और अपडेट कौन ला सकता है? जिसने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया है, जिसने कंप्यूटर का ढांचा बनाया है, कौन था? न्यूमैन। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया, यानी अगर कोई काम आपने कंप्यूटर को दिया है वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, जिसमें डेटा और निर्देश दोनों मेमोरी में ही संग्रहित होते हैं। यानी जो डेटा दोगे, डेटा का मतलब समझ गए, यानी जो काम दोगे आप, और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, दोनों कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। दोनों चीजें कंप्यूटर स्टोर कर सकता है एडवेक में। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एडवेक की फुल फॉर्म क्या है। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ओके, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये ऐसी फुल फॉर्म है, रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिस्क्रीट अलग अलग वेरिएबल आप डाल सकते हो और ऑटोमेटिकली वो आपको कैलकुलेट करके देगा। तो ये आ गया एडवेक। इसके बाद अगला है एडसेक। ठीक है, तो एडसेक की फुल फॉर्म क्या होगी? एड, चलो फुल फॉर्म की बाद में बात करते हैं, पहले ये कब आया? आपको दिख रहा है 2-2 साल के गैप पे आ रहे हैं। इनायक आया, बस इनायक आया था 1945, नहीं 1947 में आ गया एडवेक। फिर अगली अपडेटेड 1949 एडसेक, राइट। तो अब बात करते हैं पहले तो इसकी फुल फॉर्म की, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। स्टोरेज होता था लेकिन लेट लेट। इसे मॉरिस वेल्क्स ने बनाया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, किसने बनाया था? मॉरिस विल्क्स, बस ये याद रखना है। ये पहला व्यवहारिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से कार्यात्मक बना, यानी इससे पहले के जो मॉडल्स आए थे कुछ ना कुछ कमियां थी, पर ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था, डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते थे। लगभग 1950 के आसपास ये जो कंप्यूटर थे उसके अंदर जो स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे? भाई कंप्यूटर अपने पास हर चीज याद रखना चाहता है, किसमें? जैसे आज की डेट में हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा था कोर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी यूज कर रहा था, जिसको क्या, ट्रांजिस्टर पे आधारित थी वो चीजें, सर्किट पे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बनता था। और इसमें बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब यूज ही नहीं करना हमने बंद कर दिया। वैक्यूम ट्यूब एक पूरे कमरे में पता लगे एक कंप्यूटर रखा जा रहा है, वो इतना हीट अप हो रहा है कि अगर उससे आपने 2 घंटे काम कर लिया तो 8 घंटे का उसे रेस्टिंग पीरियड चाहिए कूल डाउन होने के लिए। तो इस तरीके से वो होता, तो इसलिए अब ये इतने ये समझो ये वो वाली सीरीज आ गई कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ियां ये आ गई। तो अब बात करते हैं उसके बाद यूनिवेक। तो आप देख रहे हो 1941 के बाद 1951
यूनिवैक। ओके, तो ये सारी की सारी सीरीज इसी तरीके से हैं कि आपको करना क्या है, आपको ये पता लग जाएगा कि किस-किस तरीके से अपडेटेड है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? सबसे आसान तो इसी की है, यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। अब आप देखो कितना ज़्यादा आसान शॉर्ट फॉर्म है और नाम से पता लग रहा है। यूनिवर्स में सबसे पहला ऑटोमैटिक कंप्यूटर था 1951 में आया था। एकर्ट और मॉकली, इन्होंने इनायक बनाया था। इन दोनों ने ही इनायक बनाया था। तो जिसने सबसे पहला बनाया उसने सबसे पहला बढ़िया कंप्यूटर भी बनाया। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। कंपनीज़ खरीद सकती थी इसे जो बिज़नेस करती हैं, ठीक है? व्यवसाय और सरकारी कार्यों में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। देख सकते हो इस तरीके से यूनिवैक था, टेबल की फॉर्म में लगा होता था। फिर आ जाओ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर आने शुरू हो गए थे 1971 में। ये कोई कंप्यूटर नहीं थे, पर बेसिकली जैसे मैं अभी बात कर रही थी ना कि कंप्यूटर का किससे काम कराता है? सीपीयू से। सीपीयू की इमेज अभी भी हमारे दिमाग में क्या आती है? वही डब्बा, इतना बड़ा, राइट? पर अब आपको पता है, ये है सीपीयू इतना, तो यानी मेन कंप्यूटर ही सिर्फ़ इतना सा हो गया। अलग-अलग प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसिंग किसकी स्पीड थी? हर्ट्ज़ किसकी स्पीड थी? सीपीयू की। तो यानी वो कितनी स्पीड में कितना काम कर सकता है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। फेडरिगो फोगिन, टेड हॉफ और स्टेनली माजोर के नेतृत्व में ये बनाया गया था। 3 जने थे। कौन-कौन? फेडरिगो फेगिन, टेड होफ और स्टेनली मेजर। पूरे सीपीयू को, जितना भी सीपीयू था वो एक इतनी सी चिप पर ये आ गया था। तो इसी को ही कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी कहा जाता है। इससे पहले तीसरी पीढ़ी चल रही थी, ठीक है? चौथी तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ कर रहे थे? वो यूज़ कर रहे थे ट्रांजिस्टर चिप्स, याद आ गया? और मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इसमें इतना सा हो गया सीपीयू, ठीक है? क्या यूज़ किया हमने? माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं। उसके बाद क्रे 1, एप्पल सेकंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो एक तरीके से सुपर कंप्यूटर है। जो उस समय जब मिलियंस की हम बात करते थे, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 1 सेकंड में। ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो कितने? यानी ये उस समय के सुपर कंप्यूटर हैं। तो क्रे 1 1976 में क्रे ने बनाया था। क्रे नाम का साइंटिस्ट था, सरनेम था। उन्होंने बनाया था, लेकिन कब? 1976 में। ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सफल सुपर कंप्यूटर था, इस तरीके से कुछ दिखता था। उच्च गति वाले वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया था, जैसे नासा, इसरो, इन सब के लिए, वेदर फोरकास्टिंग इसके लिए। एप्पल सेकंड 1977 ने बनाया था। किसने? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था। स्टीव वोज़नायक ने बनाया था। पहला सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित पर्सनल कंप्यूटर था, जिसे घरेलू कंप्यूटर भी आप कह सकते हो। 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन तेजी से बढ़ा। अभी आपने जो देखा है, जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये था 4th जनरेशन, है ना? इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप, सेमीकंडक्टर चिप ही तो है ये, और क्या है? तो इसमें बहुत 1980 के टाइम पे इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि अब पूरा का पूरा सीपीयू इतने से चिप में आ गया। कंप्यूटर सस्ते हो गए, उनकी स्पीड बढ़ गई, और तो और कंप्यूटर छोटे भी होते गए। अब जैसे क्रेवन है, ये तो सुपर कंप्यूटर है, इसे हर कोई नहीं खरीद रहा था। जो ये एप्पल सेकंड है, ठीक है? एप्पल सेकंड पर्सनल कंप्यूटर था, जिसे हर कोई बच्चा-बच्चा तक खरीद रहा था। घरों में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया वो एप्पल का ही आया था। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, जैसे ये तो मैं बता चुकी हूँ, देखो पहले वाला। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने डिज़ाइन किया था? लेडी अडा अगस्ता ने किया था, जो बेबेज की छात्रा थी, चार्ल्स बेबेज की, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और उन्होंने 1947 में क्या बनाया था? डिफरेंस आया था 1822 में, डिफरेंस इंजन। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर कौन-सा था? सिद्धार्थ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। सिद्धार्थ था इंडिया का पहला कंप्यूटर। भारत में पहला कंप्यूटर HEC 2M था, जिसे 1955 में, सिद्धार्थ सुपर कंप्यूटर है बल्कि, 1955 में कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया था। ISI कोलकाता में 1955 में क्या नाम था? HEC 2M।
दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसे 1964 में जारी किया गया था। देखो, क्यों नहीं पढ़ा हमने इसके बारे में? हमने सिर्फ वो मॉडल्स पढ़े हैं, हमने का मतलब मेरे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में नहीं, सब जगह, बुक्स में भी मेजरली। हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हैं जिन्होंने चेंज लाया है। CDC 6600 नहीं हुआ सक्सेसफुल, बस ये था उसका मूल ढांचा बना, कब बना? 1964 में बना, लेकिन उसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा था? क्रे, ठीक है? 1976 में, 10 साल बाद समझो लगभग-लगभग पहला सुपर कंप्यूटर सही तरीके से बना था, 10 से 12 साल के बाद। चलो, अब हम बात करते हैं मूर के नियम की, मूर्स लॉ, जैसे आपने पढ़ा है कि ये मूर यूनिवर्सिटी में ही तो बनाया था, एकर्ट और मॉकले ने, जो इनायक बना, या लास्ट वाला एडसेक बना, ठीक है? अब सुनो, मूर के नियम के अनुसार किसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर, छोटा सा सर्किट है, उस पे ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी लगा सकते हो? तो उन्होंने बताया था हर 2 साल में दुगनी कर सकते हो, क्योंकि हर 2 साल में चिप का साइज़ अगर छोटा हो रहा है, ट्रांजिस्टर का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो ये था उनका नियम कि किसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दुगनी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति ट्रांजिस्टर की लागत आधी हो जाती है, यानी उतने ही रुपए में जितने में आप पहले ट्रांजिस्टर लगा रहे थे, 100 अब 200 लगा रहे हो। तो संख्या कम हो गई, लागत कम हो गई, जिससे कंप्यूटर की शक्ति बढ़ जाएगी। मतलब समय जो है वो सस्ता भी हो जाएगा और प्रभावशाली हो जाएगा, वो अच्छी कैलकुलेशन कर पाएगा। इसी के साथ गाइस, रिवीजन के लिए बुक ज़रूर ले लेना, आपको बहुत आसानी पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा एक तरीके से शॉर्ट में, अब जितना भी आपने पढ़ा उसको अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ तो ये टेबल दे रखी है, ईयर्स के साथ दे रखी है, डेवलपर के साथ दे रखी है जो जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाई, और इसके की फीचर्स भी दे रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक जितना पढ़ा उसका बिल्कुल जो मूल रूप है वो ये है, ठीक है? और आई थिंक आपको थोड़ा-सा अलग दिख रहा है, ओके? चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले उसकी। तो ये सारे के सारे अभी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुपर कंप्यूटर्स में क्या-क्या यूज़ होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द क्विक रिवीजन। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की, जनरेशंस की, कि पहले किस तरीके का था, वो आप पढ़ चुके हो वैसे ऑलरेडी, लेकिन इसमें क्या है ये करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मुख्य रूप से तकनीक के विकास को दिखाती है कि तकनीक में क्या-क्या फ़र्क आया। जैसे अब आपको मैंने बताया कि पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब, है ना? फिर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे थे 4th जनरेशन में, और अब तो एआई चल रहा है 5th जनरेशन में। ये है समझ लो कंप्यूटर की सारी पीढ़ियाँ बस। पहले में वैक्यूम ट्यूब, फिर आपने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर, फिर आपने क्या यूज़ किया? इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर लास्ट के 2 आसान है, माइक्रो प्रोसेसर और एआई। सुनो, 1940 से 56 के बीच में जितने भी थे ना, वो सब फर्स्ट जनरेशन के थे। तो अब आपने अभी पढ़े, सबके साल पढ़े ना, वो सब फर्स्ट जनरेशन के थे जो 1940 और 56 के बीच में आए। फिर 56 से 63 याद करना आसान है, 4 का 5 कर दिया, 5 के बाद 6 आता है, तो 1940 से 56, तो अगली जनरेशन 56 से शुरू होगी। 56 से 6 आ गया और 3 उसका आधा आ गया, तो 56 से 63 सेकंड जनरेशन, जिसमें आपने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। 64 से 71 थर्ड पीढ़ी आईसी, 71 से 80s तक माइक्रो प्रोसेसर, 80s के बाद से अब तक एआई वगैरह यूज़ हो रहा है। हर नई पीढ़ी में कंप्यूटर पहले से छोटे होते गए, तेज़ होते गए, अधिक विश्वसनीय होते गए और उपयोग करने में आसान भी होते गए। पहली पीढ़ी की बात करूँ, टाइमलाइन आपको बता दी, 1940 से 1940 से 1956, ये तो है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो भाषा थी वो कौन-सी भाषा यूज़ कर रही थी? इसमें हम भाषा यूज़ कर रहे थे मशीन लैंग्वेज। क्या होती है? ये वो लैंग्वेज है जो सिर्फ़ कंप्यूटर को समझ में आएगी, हमें नहीं। तो हर कोई कंप्यूटर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसकी भाषा समझनी पड़ती, वो हम डालते। तीसरी चीज़, डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है? ये भी डिजिटल कंप्यूटर था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसके एग्ज़ाम्पल इनायक, ठीक है? इनायक कब बना था? 1945।
एडवेक 1947, यूनिवेक 1 1949। तो ये इस तरीके से ही तो थे, है ना? तो यानी ये हो गए आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स। अब इसके एक्स्ट्रा चीज क्या है कि वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और प्रवर्धित करने वाले उपकरण है, जिनकी गति को मिली सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, यानी जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस जो है आप उनसे कंट्रोल कर सकते हो, और इनकी गति को किस में नापते हो? मिली सेकेंड्स में। बहुत कम स्पीड है। फिर आ जाओ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1956 से 63, ये तो मैं बता चुकी हूँ। दूसरी चीज क्या यूज कर रहे थे इसके अंदर? ट्रांजिस्टर। अब एक बात समझो ना, कंप्यूटर या तो होता मैकेनिकल, हाथ से चलाने वाला। जब पहली जनरेशन का डिजिटल आ गया तो आगे तक सब डिजिटल आएंगे। ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर इसमें आपने इस्तेमाल किया था। किसने जो ट्रांजिस्टर किसने बनाया? जॉन बार्डिन और विलियम शॉकली। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज यूज किया था। पहले वाले ने मशीन लैंग्वेज यूज की थी ना, जो सिर्फ मशीन को समझ में आएगी। हम अगर हमें कंप्यूटर चलाना है स्पेशल सीखनी पड़ेगी। अब उससे थोड़ी सी हल्की, लेकिन वो भी हार्ड थी, असेंबली लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल होने लग गया। इसका एग्जाम्पल अब ये आपको नहीं पता, लेकिन रटने पड़ेंगे। हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604। बहुत कम पूछता है सेकेंड जनरेशन के, थर्ड और फोर्थ के तो फिर भी पूछ लेता है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटे थे, ज्यादा विश्वसनीय थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे, और इसकी स्पीड तेज हो गई। उनकी मिली सेकेंड थी, इसकी माइक्रो सेकेंड हो गई। थर्ड वालों का टाइम क्या था भाई? दूसरे वाले जो थे वो 56 से 64 पे गए, तो 64 से 71, सिंपल। और इसमें आप क्या यूज कर रहे थे? इंटीग्रेटेड सर्किट। डिजिटल कंप्यूटर है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो किल्बी और नॉइस ने जो है इन्वेंट किए थे, आविष्कार किया था। इसके अलावा इस पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत और छोटे हो गए और तेज हो गए, स्पीड और बढ़ गई, नैनो सेकंड्स। टाइम कम होता जा रहा है हर बार। इसका एग्जांपल है PDP-8 और हनीवेल। और इसमें कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो जो हमारे समझ में आएगी, कंप्यूटर के नहीं आएगी। तो कंप्यूटर को एक्स्ट्रा कुछ चीजें अपने पास रखनी पड़ती हैं ताकि वो समझ ले। तो ये सही है ना, इट मेक सेंस, क्योंकि भाई मुझे मशीन चलानी है और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में चला पा रही हूँ तो आसान है ना, हर कोई यूज कर सकता है। तो जो मैं चला सकती हूँ वो हाई लेवल लैंग्वेज मेरे अकॉर्डिंग, जो मशीन ही यूज कर सकती है वो मशीन लैंग्वेज, और इनके बीच की असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? फोर्ट्रान, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे, कोबोल, बेसिक और पास्कल। अगला आ जाओ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ये है 1971 से 1980s, ये अभी तक भी चलते हैं। इसके अंदर आपने माइक्रो प्रोसेसर यूज करने शुरू कर दिए थे, वो चिप जिसको बोलते हैं चिप। डिजिटल कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसके अंदर दो तरीके के सर्किट्स यूज करते थे। क्या फर्क है? इससे पहली जनरेशन में जैसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे थे, मतलब एक चिप पे सारे सर्किट थे। इसके अंदर ऐसी कई सारी चिप को एक इतने से उसमें डाल दिया। ठीक है, तो दो तरीके के होते थे, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज मतलब बड़े पैमाने पर आपने जोड़ा, और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे जो हम यूज करते हैं, सेम वही C++, सीक्वल, SQL। आपने सुना होगा सीक्वल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेरे हिसाब से कंप्यूटर का कुछ भी पढ़ रहे हैं, सीक्वल आपने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल IBM, एप्पल मैकिंटोश, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्टार 1000 में पूछा जाता है भाई। स्टार 1000 क्या है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अगला है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? 1989 से अब तक चल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अंदर USLI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज करते हो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और AI का इस्तेमाल करते हो। AI पे आधारित भाषाएं होती हैं, यानी हाई लेवल से भी ऊपर, जैसे प्रोलोग, LISP, ये सब। लैपटॉप हो गए, AI का सिस्टम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गए, रोबोटिक्स है, मॉडर्न कंप्यूटर है, सब कुछ इसके अंदर आता है। जो AI आधारित समानांतर प्रोसेसिंग और नॉलेज बेस्ड सिस्टम पर आधारित होता है, यानी
ये एक तरीके से कह सकते हो आपके अकॉर्डिंग मॉडल तैयार करता है। अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, इसको आपके बारे में जिस तरीके की सर्च कर रहे हो, उस तरीके से ये आपके बारे में एक असम्पशन बनाएगा कि इस इंसान को इस तरीके की चीज़ें पसंद है और वही चीज़ आपको रिज़ल्ट में दिखाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की व्हिच इज़ कंप्यूटर टर्मिनल। जैसे आपको पता है कि आप कीबोर्ड अटैच करते हो, माउस अटैच करते हो, सीपीयू अटैच करते हो, तो आप उसको वायर को अटैच कर रहे हो, जगह पे कर रहे हो ना, उसको टर्मिनल बोलते हैं। कंप्यूटर संगठन में टर्मिनल मुख्य कंप्यूटर या सर्वर से जुड़कर डेटा इनपुट और आउटपुट करने का काम करते हैं। यानी ये टर्मिनल को जब आप जोड़ोगे, तो तार से जुड़ गया डिवाइस, तो या तो इनपुट डिवाइस का काम करेगी या आउटपुट डिवाइस का काम करेगी, सिंपल है। तो कंप्यूटर कितने तरीके के टर्मिनल होते हैं? 2। डम्ब टर्मिनल, बेवकूफ टर्मिनल, डम्ब का मतलब बेवकूफ, जिसमें कुछ भी है आप जोड़ सकते हो। अगला इंटेलिजेंट टर्मिनल, जब फिक्स होता है कि इसमें सिर्फ यही चीज़ जुड़ेगी, तो 2 तरीके के टर्मिनल होते हैं। डम्ब, डम्ब टर्मिनल में कोई प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती, मेमोरी भी नहीं होती। आपने जोड़ा, ना तो वो कुछ स्टोर कर सकता, ना तो कीबोर्ड है, ना तो वो अपने पास कुछ जोड़ कर रख सकता, ना वो कुछ प्रोसेस करेगा। बटन दबाओगे एकदम वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, उतना उसका बस उतना काम है। यह केवल डेटा इनपुट और आउटपुट कर सकता है। इंस्ट्रक्शन को अंदर ले गया, बाहर ले आया, बस। इसकी सारी प्रोसेसिंग मुख्य कंप्यूटर या सर्वर द्वारा की जाती है, मतलब जो भी काम करेगा वो मेन कंप्यूटर करेगा, कीबोर्ड कुछ नहीं करता। यह मूलतः कीबोर्ड और मॉनिटर की तरह कार्य करता है, जो एक केंद्रीय सिस्टम से जुड़ा होता है। यानी मेन जो है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये खुद कुछ नहीं करते। सारा कुछ जो करेगा कौन करेगा? सीपीयू करेगा, ध्यान रखना। फिर आ गए इंटेलिजेंट टर्मिनल पे। इंटेलिजेंट टर्मिनल में अपनी खुद की मेमोरी और स्टोरेज होता है, जैसे एटीएम वाली मशीन है, ये इंटेलिजेंट टर्मिनल है। इसकी खुद की मेमोरी होगी, खुद की याददाश्त होगी। यह मुख्य कंप्यूटर को डेटा भेजने से पहले कुछ कार्यों को स्थानीय रूप से प्रोसेस कर सकता है कि कंप्यूटर तक जाए उससे पहले-पहले हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया। लेकिन भारी प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीय सिस्टम, मतलब जो छोटे-मोटे काम है वो यही कर लेगा, जो मेन प्रोसेसिंग है वो मेन कंप्यूटर करेगा। जैसे एटीएम मशीन, पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो यानी आपने देखा होगा ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस मशीन्स में कंपनीज में लगी होती है, वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिवाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, कि कंप्यूटर को डिवाइड करना हो किस किस बेसिस पे मैं कर सकती हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले कार्य क्षमता के आधार पर, कैसा मुझे काम चाहिए। फिक्स काम है, बोरिंग काम है, एक तरीके का काम है, अलग अलग काम है, ये दोनों का मिक्सचर है, तो 3 तरीके के हो गए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, जैसे जिसमें वैल्यू घटती बढ़ती रहे, हार्ट बीट नापने की मशीन है, वो बढ़ती घटती रहेगी, राइट। डिजिटल फिक्स है वैल्यू, 0 या 1, या मतलब जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है, भैया इतने इतने रुपए का काम करना है, बस उतना ही रुपए ही डाल सकते हो। और हाइब्रिड, जिसमें दोनों कंबाइंड हो, वैल्यू फिक्स भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। आकार और गति के आधार पर, आकार, पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, मेरे पास लैपटॉप है। मिनी कंप्यूटर हो सकता है, छोटा मेन फ्रेम हो सकता है, सुपर कंप्यूटर हो सकता है। और उद्देश्य के आधार पर, यानी मेरा उद्देश्य क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना अलग कंप्यूटर बनवाते हैं अपने काम की वजह से। किसी को बहुत हैवी प्रोसेसिंग चाहिए तो वो अपने हिसाब से कंप्यूटर बनाता है। तो जनरल पर्पस, यानी जो सामान्य लोग यूज कर सकते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब कार्य क्षमता के आधार पर 3 जो आ गए, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग की अगर मैं बात करूँ, इसमें डेटा लगातार बदलता रहता है और मान निश्चित यानी डिस्क्रीट नहीं होता। कैसे याद रखोगे? इसमें आ रहा है लोग, और लोग बदलते रहते हैं। जैसे आपका स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, जो इसको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर बोलते हैं। स्पीड घटती बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं रहती। ये भौतिक मात्राओं के साथ काम करते हैं और वास्तविक दुनिया की घटनाओं को वास्तविक समय में मापते हैं। वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, आमीटर करंट को नापता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, हर बार अलग वैल्यू आएगी। तो वोल्टमीटर, आमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर भी इसी में ही है।
फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इसमें जो बाइनरी संख्या हो, यानी 2 ही संख्या होती है 0 और 1, बाइनरी संख्या। इसमें कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर स्वीकार करता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफ़ोन। अब आप तो कहोगे नहीं मैम, हम तो मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल, आप ही तो इंग्लिश में टाइप कर रहे हो। उसको, कंप्यूटर को या लैपटॉप को तो समझ नहीं आ रहा। उसने अपने अंदर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, अलग-अलग नाम की चीज़ें रख रखी हैं, जो उसको चेंज करेगा 010101 में, और कंप्यूटर उसको समझ जाएगा कि इसने ये लिखा है। तो आप यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आप इंग्लिश में लिखते हो, कंप्यूटर तो उसको चेंज ही करता है ना। आधुनिक कंप्यूटिंग में गणना, संपादन, गेम खेलने के लिए जो काम होता है, सब में डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हो। जो आप यूज़ करते हो वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड, जिसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि ये, इसमें डिजिटल वैल्यू भी दे रखी है फिक्स, और एनालॉग वाला चीज़ें भी दे रखी हैं। मतलब बहुत सारे आती हैं, जैसे आपका पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप में मशीन होती है, आप 2 तरीके से उसमें भर सकते हो। कैसे? मैंने कह दिया फुल कर दो टैंक, एनालॉग हो गया, चेंज हो सकती है। मैंने कह दिया ₹2000 का पेट्रोल डाल दो, फिक्स कर दी वैल्यू, तो डिजिटल हो गया, ठीक है? इसका उपयोग चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता है, हार्ट बीट नापने के लिए, मौसम की पूर्वानुमान करने के लिए, उड़ान सिमुलेशन के लिए। जब प्लेन्स उड़ते हैं तो उनके पास मिक्सचर होता है दोनों का, जिनमें वास्तविक समय के डेटा और सटीक परिणामों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये तो हो गए को किसके आधार पर? कार्य क्षमता के आधार पर, राइट? अब मैं बात कर रही हूँ आकार, साइज़ के आधार पर। तो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, जिसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग अपने घरों में रखते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये थोड़े बड़े होते हैं। मेन फ्रेम उससे बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर तो और भी बड़े होते हैं। चलो सबके बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, इसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि छोटा है, एकल उपयोगकर्ता, सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, लेटर लिखना है, इंटरनेट ब्राउज़ करना है, डे प्रोग्रामिंग करनी है, कर सकते हो। यह आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके उच्च प्रोसेसिंग गति पर कार्य करता है। यानी ये माइक्रो प्रोसेसर हाई यूज़ करेगा और हाई स्पीड पे काम करेगा। इसको वैसे आप पर्सनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे बहुत सारी कंपनी है, टीम में 15 लोग हैं, तो उन 15 लोगों को पीसी ही दिया जाता है पर्सनल वाला। एक पर्सनल कंप्यूटर सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है, यानी ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करेगा, 4th जनरेशन। इसके एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर जो होता है टेबल पे रखने वाला, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट्स जो होती हैं, इसके अलावा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और वर्कस्टेशन वो होता है जो इंजीनियर्स वगैरह बनवाते हैं। फिर आ जाओ मिनी कंप्यूटर, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है। ये मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होगा, और एक साथ कई सारे यूज़र इसको डिज़ाइन के लिए, मतलब एक साथ कई सारे यूज़र इसको कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कई सारे यूज़र इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा सँभाल सकता है। इसके अलावा फैक्ट्री स्कूल में भी वैसे पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होता है, लेकिन स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, कार्यालय है, छोटे-बड़े आप कह सकते हो ऑफ़िसेज़ हैं, उन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, और क्या पर्सनल कंप्यूटर सस्ता पड़ता है, पर्सनल कंप्यूटर, कि पर्सनल कंप्यूटर से काम चल जाएगा या यही लेना पड़ेगा। इसका उदाहरण क्या है? आईबीएम, डीईसी, पीडीपी और वेक्स सिस्टम्स, तो ये सारे जो हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम उससे बड़ा, उससे स्ट्रॉन्ग किससे? जो अभी हमने किया था माइक्रो से। सिंपल, माइक्रो से नहीं, सॉरी, मिनी से। माइक्रो हमारा है, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन। यह मेन फ्रेम एक और बड़ा शक्तिशाली सिस्टम है। बहुत सारे अमाउंट में डेटा प्रोसेस कर सकते हो। बड़ी संख्या में यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गति होती है, बड़ी क्षमता होती है, जटिल गणनाओं को आराम से कर सकता है। अब इसमें टाइम शेयर भी हो जाता है, एक ही टाइम पे अलग-अलग यूज़ कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग भी, एक साथ 5 काम दे रखे हैं, पाँचों काम कंप्यूटर कर रहा है। 100 से अधिक यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। कई सारे अलग-अलग टर्मिनल पे भी काम कर सकते हैं। मेनली बैंक, जो सरकारी एजेंसी होती हैं,
बीमा कंपनियाँ होती हैं और टेलीकॉम संगठनों पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अगली अगर मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर तो आपको सबको पता है, एआई का यूज़ सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसमें एक तरीके से ना जैसे नासा, इसरो, सैटेलाइट का कुछ करना है, सुपर कंप्यूटर में आप करोगे। इसका प्रदर्शन फ्लॉप्स इम्पोर्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है, जो बताता है कि यह प्रति सेकंड कितनी गणनाएँ कर सकता है। फुल फॉर्म याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ऐसे याद रखो, इंस्ट्रक्शन दिया भी फ्लोट ही कर रहा है, तैर ही रहा है, उसने कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यह कंप्यूटर की सबसे तेज और शक्तिशाली श्रेणी है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, एक साथ सौयों चीज़ों पर काम हो सकता है, हज़ारों प्रोसेसर होते हैं और वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा था? सीडीसी 6600 बताया था 1964 में। सफल कंप्यूटर जो माना जाता है रियल में, क्रे का था 1976 में जो बनाया था। लेकिन जो सीडीसी वाला था वो भी क्रे ने ही बनाया था, ठीक है? क्रे ने 1976 में ये बनाया था। ये वेक्टर प्रोसेसिंग को जो है प्रस्तुत करता था। जैसे आपको पता है स्केलर और वेक्टर सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो अदिश जिसमें दिशा नहीं होती उनको ये दिखाता था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था 1991 में, जिसे सीडैक ने बनाया था। पुणे में है सीडैक इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी के अलावा मेनली कहाँ यूज़ होता है? मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, जलवायु अनुसंधान, परमाणु न्यूक्लियर जो रिसर्च होती है उनमें, अंतरिक्ष अन्वेषण जो स्पेस रिसर्च होती है उसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक मॉडलिंग में अगर कुछ 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें यूज़ होता है। ये सिस्टम सामान्यतः सरकारी और शोध संगठनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्रे 1, परम 8000, फुगाकू और समिट 1। अब उद्देश्य के आधार पर 2 होता है, सामान्य और विशेष कर चुके हो। सामान्य जो जनरल हमने बस ले लिया, में कई सारे काम थे। स्पेसिफिक भैया मुझे कोडिंग करनी है, मुझे हेवी कंप्यूटर चाहिए, मेरा मेन पर्पस ये वही है उसके लिए। तो एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसे एक ही विशेष कार्य के बजाय अलग-अलग तरीके के काम आप कर सकते हो। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिखने का काम, इंटरनेट से गेम खेल सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो, ऑफिस काम भी कर सकते हो, पर्सनल चैटिंग-वैटिंग भी कर सकते हो, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट। लेकिन स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूँ, एक विशेष प्रयोजन के रूप में आप इसको इस्तेमाल करोगे, निर्धारित काम करोगे, सीमित काम कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। हर काम नहीं कर सकते, जैसे एटीएम मशीन स्पेसिफिक पर्पज़ का कंप्यूटर है, ठीक है? मौसम की जो पूर्वानुमान प्रणाली है, एमआरआई तो होती है ना दिमाग वगैरह की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये क्या है मेनली एक ही चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो, रोबोट्स बनाने वाली मशीन हो गई, तो ये हो गए स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर। प्रमुख विशेषताओं की सारांश तालिका मतलब शॉर्ट में अगर सब कुछ समझाना हो, तो ये है जो आप समझ सकते हो। माइक्रो हमारे वाला सबसे छोटा है, एक यूज़र का काम करेगा, पर्सनल काम करेंगे, ये इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। उसके बाद माइक्रो के बाद मिनी, इससे मध्यम रेंज का है, 4 से 200 लोग इसको यूज़र कर सकते हैं, पीडीपी और वेक्स। फिर आ जाओ मेन फ्रेम, बड़ा है, सोयो लोग यूज़ कर सकते हैं बड़े पैमाने पर, इसपे हिटाची और आईबीएम सीरीज़, हिटाची जापान की कंपनी है, सुपर कंप्यूटर तो पता है इसमें कितने ही लोग काम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और परम इंडिया का है और सुमित यूएसए का है। समिट है वैसे वो। अब भारतीय सुपर कंप्यूटर एवं श्रृंखला यानी हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी मेन क्या-क्या श्रृंखला है। सबसे पहले परम गंगा 2022 में बना, रिसेंट वाले बता रही हूँ। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये मिशन क्या था जिसमें भारत को सुपर कंप्यूटर बनाने की एक बहुत बड़ी शक्ति बनाना था। उसके अंदर ये बनाया गया था परम गंगा 2022 में। आईआईटी रुड़की में ये इस वक़्त है, गति है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। परम प्रवेग 2022 में बनाया था एनएसएम के अंतर्गत ही आईआईएससी बेंगलुरु में है, ठीक है? तो प्रवेग कहाँ है? बेंगलुरु, गंगा कहाँ से बहनी शुरू होती है? रुड़की, ऐसे याद रखोगे। 3.3 पेटाफ्लॉप्स का और भारत के सबसे शक्तिशाली में से एक। परम सिद्धि 2022-20 में बना था एआई का है। भारत का एचपीसी एआई सुपर कंप्यूटर है, माइटी और सीडैक ने बनाया था।
टॉप 500 में जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 500 है उसमें 63वां इसका नंबर था। एआई चिकित्सा इन सब में यूज़ करते हो। क्रे 1 नाइन अब ये पुराने आ गए, 1976 में बना था, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे प्रसिद्ध हुआ था क्रे रिसर्च ने बनाया था ये। इसके अलावा आ जाओ परम 8000 1991 में, सीरीज़ में मैं बता रही हूँ अब। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो गीगा स्केल पे, अभी तो पेटाफ पे चल रहा है, तब गीगा पे था। परम 10,000 1998 में। अब इसमें क्या याद रखना है ये बता दूँ। जैसे यहाँ 8,000 है, यहाँ 10,000 है, तो एक जगह ये 15,000 भी दे देंगे, वो है ही नहीं। तो ये याद रखना। सीडेक ने बनाए थे 100 गीगाफ्लॉप्स की, सीडेक ने मेजरली बनाया या माइटी ने, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परम पद्मा 2002 में बनाया था पहला टेराफ्लॉप। अब सुनो, गीगा के बाद टेरा आता है, तो टेराफ्लॉप कंप्यूटर था, टॉप 500 में 171वीं रैंक थी। परम युवा 2008 में बना, 54 टेराफ्लॉप्स, 2008 में इसकी वैश्विक रैंक थी 69। परम युवा सेकंड मॉडल आया 2013 में 529 टेराफ्लॉप्स की। परम बायोक्रोम ये 5 टेराफ्लॉप्स का था, मतलब इनके बस नाम याद रखना। ऑब्वियस सी बात है, स्टोरेज याद नहीं होगी, ईयर भी याद नहीं होगा। मेन पहले वाली स्लाइड पे थे, गंगा 2022, प्रवेग और कहाँ पर है, उनके बारे में 3-3 पॉइंट्स इसलिए लिख रखे थे, इनके बस नाम अच्छे से याद रख लेना। चलो, परम बायोब्लेज 2014 में आया था, सीडेक ने बनाया। ईका, ईका के नाम का सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज है, एशिया का सबसे तेज है। सीआरएल यानी टाटा और हेवलेट पैकर्ड ने बनाया था इसको, टाटा यानी इंडियन कंपनी भी थी। सीएक 1950 में, मतलब मैं ऐसे और ऐसे बता रही हूँ। स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रारंभिक कंप्यूटर था, अमेरिकी और यूएसए ने बनाया था। प्रत्युष, ये इंपॉर्टेंट है, पहला मल्टी पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है, आईआईटीएम और एनसीएम आरडब्ल्यूएफ ने मौसम पूर्वानुमान के लिए बनाया था प्रत्युष, ठीक है? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सुपर कंप्यूटर के विजय भटनागर सीडेक के संस्थापक हैं, ये भी ध्यान रखना। अब सन माइक्रो सिस्टम्स, अब ये कुछ कंपनीज आ गई, जैसे सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम्स की बात करूं तो ये विनोद खोसला ने, स्कॉट मैकनीली ने और एंडी बेक्लोशाइन ने स्थापित किया था। अब मेनली इसमें आपको याद क्या रखना है, नाम विनोद खोसला आता है, बाद में ओरेकल ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। एप्पल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टीव जॉब्स, ये तो आपने नाम सुना होगा, स्टीव वॉजनिएक और रोनाल्ड ने इसको बनाया था। पहला कंप्यूटर था एप्पल, सेकंड पर्सनल कंप्यूटर था। 2010 में आईपैड आ गया था सबसे पहली बार। एलन ट्यूरिंग इंपॉर्टेंट, इन्होंने मशीन बनाई थी ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग ने, और एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, फादर ऑफ, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर के कौन है जनक? चार्ल्स बेबेज, ये हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। इनायक 1946 में आया था, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये है गाइस क्विक रिवीजन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना भी अब तक बताया है सबसे शॉर्ट में ये है अभी तक का आपका पूरी क्लास का निचोड़। जितनी भी टेबल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, अपने पास बना कर रखना, बुक में से पढ़ रहे हो फिर तो आपको जरूरत नहीं है। और अब हम करने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर 1 सेकंड के कुछ अंश में मिलियन गणनाएं करता है, यह मुख्यतः कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? यानी वो 1 सेकंड के कुछ पार्ट में, मतलब एक पूरा सेकंड में नहीं ले रहा, और उसके अंदर इतनी सारी कैलकुलेशन कर देता है, यानी उसकी क्या है? उसका स्टोरेज अच्छा है, उसकी स्पीड, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि अगर वो इतने कम समय में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी उच्च गति है, उसकी गति बहुत ज़्यादा है। स्पीड का अर्थ ही क्या होता है कि कंप्यूटर डेटा को कितनी तेज़ी से प्रोसेस कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ स्टोरेज से, स्टोरेज का मतलब क्या है कि कंप्यूटर डेटा को, जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो, उसको कैसे सुरक्षित रख रहा है। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक्टर बहुत वर्सटाइल है। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है बहुउपयोगिता, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुउपयोगिता, व्हिच मीन्स
आप कह सकते हो मल्टी यूज़, जिसे आप अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सको, अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सको। एक्यूरेसी का मतलब है सही परिणाम, तो इसका यानी मेन रीज़न क्या है आपका स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख अभिलक्षण डिलिजेंस। डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? वर्किंग कंटीन्यूअसली। डिलिजेंस का मतलब होता है लगातार बिना थके काम करना। तो वो ये बोल रहे हैं कि इस इनमें से कंप्यूटर सिस्टम का एक अभिलक्षण डिलिजेंस है और इनमें से कौन-सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है, यानी कंप्यूटर की कोई एक ऐसी लिमिटेशन है, एक ऐसी कमी है, जो डिलिजेंस के कारण दूर नहीं हो सकती। ठीक है? कि हाँ, डिलिजेंस अगर हम सुधार दें तो कंप्यूटर वो सही कर देगा। तो सबसे पहला, कंप्यूटर का उपयोग सुबह उड़ानें बुक करने के लिए और दोपहर में कोड लिखने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। आप सुबह उससे फ्लाइट के टिकट बुक कर सकते हो, दोपहर को कोड लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि कंप्यूटर वर्सटाइल है, यानी बहुउपयोगी है। तो ये तो कोई लिमिट नहीं है ना, कोई सीमा थोड़ी ना है ये। अगला, कंप्यूटर बिना किसी अवधानवास के लगातार 72 घंटों तक डेटा संसाधित करना जारी रखता है। बिना थके 72 घंटों तक काम कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब भी तो है डिलिजेंस, लेकिन ये कोई वो थोड़ी ना है, कमी थोड़ी ना है ये तो उसकी उपलब्धि है ना कि 72 घंटों तक लगातार काम कर रहा है। कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि दर्ज किया गया प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। कि अगर आप इनपुट गलत दे रहे हो, तो वो आउटपुट भी गलत देगा। आपने सवाल ही गलत पूछा है, तो जो भी जवाब आएगा गलत ही आएगा ना। तो ये उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है कि अगर आप गलत चीज़ दे रहे हो, तब भी वो सही आंसर नहीं दे सकता और इसका डिलिजेंस से कोई लेना-देना नहीं है कि हाँ, वो लगातार काम कर रहा है, तो ये दूर हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको ये भी बता दूँ। डिलिजेंस का अर्थ है कि कंप्यूटर बिना थके, बिना ऊबे, बिना ध्यान खोए लंबे समय तक काम कर सकता है। पर डिलिजेंस होने पर भी अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट दोगे, तो गलत ही रिज़ल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके अलावा इसका मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। आगे भी पढ़ोगे, गीगो। अगर गंदगी दोगे, यानी गलत चीज़ दोगे, तो गलत चीज़ ही बाहर मिलेगी, ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, फ़िल्म स्टूडियो, भई फ़िल्म का स्टूडियो होता है रिकॉर्ड करने का, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। तो ये कौन-सी फ़ील्ड में कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग है? लेखांकन है, मनोरंजन है, बैंकिंग है या वैज्ञानिक चीज़ों में? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि फ़िल्म, स्पेशल इफ़ेक्ट, एनिमेशन कौन-सी फ़ील्ड की चीज़ें हैं? मनोरंजन, ऑब्वियस सी बात है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। कुछ और दिखे या नहीं दिखे, फ़िल्म जो है, मूवीज़ जो हैं, वो तो एंटरटेनमेंट का ही साधन है ना, सिंपल। तो आपको मैं बता दूँ, ये एंटरटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कंप्यूटर का यूज़ फ़िल्म, कार्टून, गेम, म्यूज़िक इन सब के बनाने में यूज़ किया जाता है। इसको आराम से पढ़ लेना। अगला, एप्पल सेकंड, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक है? एप्पल सेकंड पहला पर्सनल कंप्यूटर था जो एप्पल ने निकाला था। ये घर-घर में यूज़ हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट 1976 में बना था और 1976 वाली जो लाइन है, कौन-सी जनरेशन की है? चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है और इसके अंदर आपने क्या यूज़ किया था? माइक्रो प्रोसेसर। याद है ना? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये, मैं आपको ये भी बता दूँ। इसके अलावा इसमें माइक्रो प्रोसेसर आपने यूज़ किए थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1976 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला है, इनमें से कौन-सा द्वितीय पीढ़ी का सिस्टम है? चलो, अब देखो तुम्हें ना पढ़ते ही पता लग जाएगा। वैसे सेकंड, जब आपको मैंने याद ही सिर्फ़ 4th जनरेशन के करा रखे हैं या 5th के, है ना? 5th में सब सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो सेकंड कैसे करोगे? ऑड वन आउट। देखो, सन वर्कस्टेशन तो एडवांस कंप्यूटर है भाई, बाद में ही आया होगा। एप्पल सेकंड 4th जनरेशन का है। आईबीएम नोटबुक अब आनी शुरू हुई है, नोटबुक, पैड, आईपैड जिसको बोलते हैं, या फिर जैसे सैमसंग के पैड आते हैं, तो ये भी 4th जनरेशन के हैं। वर्कस्टेशन भी 4th जनरेशन के हैं।
हनीवेल 400 बहुत इंपॉर्टेंट है। हनीवेल 400 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है और मैंने आपको ना याद भी, जब मैं हनी पढ़ रही थी ना, शहद, तो कैसे याद रखोगे, जो शहद है वो सेकंड जनरेशन के लोग खाते आ रहे हैं इस तरीके से। तो मैं ये भी बता दूं आपको, सेकंड जनरेशन में क्या यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, बाकी सब चौथी पीढ़ी के होंगे, एक नहीं होगा। स्टार 1000 चौथी पीढ़ी का है। आईसीएल 2900 एप्पल सेकंड चौथी पीढ़ी के हैं। टीआरएस 80 चौथी पीढ़ी का नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टीआरएस 80 है, एक मिनट रुक जाओ, टीआरएस 80 है, और पता है कैसे याद करना है, ये भी मैं बता देती हूँ। आईसीएल 2900 है, सॉरी गाइस, इसके वर्जन ही है जो अच्छे से लर्न करने हैं। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे। ये स्टार 1000 मैंने कैसे याद रख रखा है, इसमें 4 संख्याएं आ रही हैं, तो ये चौथी पीढ़ी का है। एप्पल सेकंड तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, चौथी जनरेशन का है। अब मैं बात करती हूँ टीआरएस 80। 80 आ रहा है ना, चौथी जनरेशन का ही होगा, उससे डिवाइड हो जाता है, ऐसे मैंने याद कर रखा है। लेकिन आईआरएस 2900 चौथी जनरेशन का नहीं है। इन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा चौथी जनरेशन का नहीं है, तो आईआरएस जो आईसीएल 2900 है वो नहीं है। तो ये आपको मैं ये भी बता दूं, ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। चौथी वाली में बाकी सारे आते हैं और इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, कौन इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित के प्रवर्तक हैं, यानी कौन है जो लॉजिक यानी तार्किक और अंक गणित अरिथमेटिक, यानी सिंपल जो गणित होता है, बिना ज्योमेट्री वाला गणित, संख्याओं वाला गणित, उनके प्रवर्तक है, यानी किसने सबसे पहले उनको लाना शुरू हुआ। याद कैसे करोगे, देखो ये मैं बता चुकी हूँ वैसे आपको क्लास में, याद नहीं होगा पर आपको, क्योंकि इतना ज्यादा जोर दे के नहीं बताया गया, तो कैसे याद रखना है, जहां मैथ्स आ गई, समझ नहीं आती मैथ्स, सब हवा में लगता है, राइट। जो जो किसी को जो सब्जेक्ट नहीं आता वो सब हवा में जाता है। हवा में क्या होते हैं, क्लाउड्स, बादल, राइट। तो क्लाउड से याद रखोगे, क्लाउड शैनन है नाम उस साइंटिस्ट का जिन्होंने मैथ्स और लॉजिक जो है वो इंक्लूड किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अगला है, तो ये क्लाउड शैनन है, इन्हें प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1937 में दिखाया था कि कैसे बूलियन अलजेब्रा, यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटीज, कैसे इनका यूज करके हम कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारतीय मूल के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का चयन करें। जो परम सीरीज है ना, और मैक्सिमम जो सुपर कंप्यूटर है, अगर इंडिया में किसी ने बनाए हैं तो वो बनाए हैं सीडेक पुणे ने, ध्यान रखना। सीडेक पुणे ने सबसे ज्यादा बनाए हैं, नेशनल एनएसएम के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाए हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। परम 8,000, परम 10,000, परम 8600, ये बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। परम ब्रह्मा, ये सब बनाए हैं। तो ये किसने बनाया है, सीडेक, सीडीएसी पुणे। तो आप देख सकते हो, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाया था, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला है, इनमें से कौन किसको भारतीय सुपर कंप्यूटरों को जनक माना जाता है। देखो ये बताया था मैंने आपको, भाटकर, भाटकर अगर ये आपको याद हो, भटकर, विजय पांडुरंग भटकर, ऐसे याद रखोगे। देखो सुपर कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, कैसे याद रखोगे इसको, वो एआई का इस्तेमाल करते हैं, और एआई क्या करने के काबिल है, रंग भरने के। तो रंग से याद रखोगे पांडुरंग,
ठीक है? तो विजय पांडुरंग भटकर हैं जिनको ये कहा जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो वही हैं। आप देख सकते हो इन्होंने परम 8000 का जो है वो नेतृत्व किया था। इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। सीडेक के संस्थापक निर्देशक थे, ठीक है? जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। अगला है इनमें से कौन-सी श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? इनमें से कौन-सी सीरीज़ है जो परम वाले कंप्यूटर्स में नहीं आती? परम मित्र नहीं है, परम ब्रह्मा है, परम 8000 है, परम 8600 है, इनफैक्ट परम 10,000 भी है। ठीक है? ज़ीरो नहीं लगता, कॉमा नहीं लगता। लेकिन परम मित्र कुछ नहीं है, बल्कि परम मित्र के नाम से तो डिफेंस एक्सरसाइज़ेज़ जो ये आपकी होती है ना आर्मी की, नेवी की, एयर फोर्स की ये वाली एक्सरसाइज़ होती है, मित्र के नाम से कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। सो मैं आपको ये बता दूँ, जो परम श्रृंखला है वो सीडैक ने बनाई है। इसकी पहली मशीन परम 8000 थी, 1991 में ये लॉन्च हुई थी। उसके बाद परम 8600 आया, परम पद्मा आया, युवा आया, ब्रह्मा आया और परम 10,000 भी आया, लेकिन परम मित्र नहीं आया। इनमें से कौन-सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? कौन-सा मेरा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से आते हैं पहले ये सुन लो। माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं इनको, ठीक है? लैपटॉप आते हैं, इसके अलावा नोटबुक आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये सब आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं। अगर आपको याद हो माइक्रो वाले हमारे थे, पर्सनल थे। माइक्रो से ऊपर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, ये सब पर्सनल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो तो हमारा पर्सनल हो सकता है। मेन फ्रेम नहीं हो सकता, मेन फ्रेम हो ही नहीं सकता। पॉम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप होता है, पाम टॉप का मतलब होता है जो बिल्कुल छोटा-सा कंप्यूटर होता है, इसमें सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है? तो वो भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको मैं बता दूँ। इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं जो बहुत शक्तिशाली सिस्टम होते हैं। इनका मेन काम होता है जब बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ कंप्यूटर यूज़ करना हो, ठीक है? इनमें से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जिनको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, पढ़ चुके हो ना? मल्टी कोर, लैपटॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लैपटॉप को भी बंद कर सकते हो, नोटबुक को भी, किताब को भी बंद कर सकते हो, सिंपल। पढ़ लेना एक बार बिल्कुल, इसके अंदर इनबिल्ट स्क्रीन होती है, कीबोर्ड और बैटरी सब कुछ अंदर ही होता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? यानी जो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, वो कौन से कंप्यूटर द्वारा होता है? मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? ऐसा काम वेदर फोरकास्ट करने का नासा क्या यूज़ करता है, इसरो क्या यूज़ करता है, ये सब सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है? अब सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत उच्च गति पर भारी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। चलो, इनमें से कौन-सा पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? जो आपके पास घर पे कंप्यूटर होता है, इनमें से कौन-सा उसके साथ नहीं आता जब आप खरीदते हो? ऐसे सोचो। सीपीयू आता है, यूएसबी, यूएसबी क्या है? पेन ड्राइव ही तो है। तो पेन ड्राइव तो अलग से खरीदनी पड़ती है ना, कंप्यूटर के साथ थोड़ी ना आती है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। यूएसबी है, रैम है, रोम है। रैम और रोम तो कम सीपीयू के अंदर ही आती है, ठीक है? अगला देखो क्या है, एक बार पढ़ लेना। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। एक इंटरफ़ेस भी हो सकता है जैसे पेन ड्राइव, एक पोर्ट भी हो सकता है। पोर्ट का मतलब जहाँ पेन ड्राइव लगाओगे। तो यह पर्सनल कंप्यूटर की आंतरिक वास्तुकला का वास्तविक घटक नहीं है। ये एक्सटर्नल डिवाइसेज़ में यूज़ किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का एक सेट पालन करते हैं। अब देखो ये ना आगे भी आएगा। आप जब भी कोई काम कंप्यूटर को देते हो, वो काम जो करता है ना, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस का सेट फ़ॉलो करता है। मतलब जो कंप्यूटर है, वो नियमों का पालन करता है, जो उसे पहले से जो मैन्युफैक्चरर होगा, जिसने वो कंप्यूटर बनाया होगा, उसने उसको लिख के दे रखा होगा। तो उस निर्देश के पूरे सेट को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम।
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोला जाता है। प्रोग्राम को बोला जाता है निर्देशकों का सेट, निर्देशों का सेट। तो आपको मैं बता चुकी हूँ ये चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार। अगला सुनो, निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक तत्व यानी कि कौन-सा केमिकल एलिमेंट है जो चतुर्संयोजक धात्विक यानी जिसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो, कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आपको मैं बता दूँ, कोई भी चिप बनानी हो ना कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, वो बनती है सेमीकंडक्टर अर्धचालक की, ठीक है? और अर्धचालक सबसे बेस्ट कौन-सा होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, जैसे आपके जो सोलर पैनल लगते हैं, उसमें भी सिलिकॉन इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर, तो ध्यान रखना सिलिकॉन। और खुद सोचो, कंप्यूटर की चिप में सोना और चांदी तो यूज़ ही नहीं कर सकते, राइट? कॉपर भी नहीं निकलता उसके अंदर से कुछ। तो अर्धचालक इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोचिप और प्रोसेसर के लिए वही आप यूज़ करते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? भारत में, इंडिया में व्हिच स्टेट इज़ नोन एज़ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी भारत का कौन-सा राज्य है या कौन-सा शहर है जिसको आप सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। चलो आगे आ जाओ। डेटाबेस द्वारा विकसित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने ई-लर्निंग के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया? तो ये करंट अफेयर से मैच करता है, 2016 में पूछा गया था, अब तो पुराना हो गया। भारत सरकार ने जो भी टॉपर्स थे, जो पढ़ाई करके बाहर निकल रहे थे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें टैबलेट बाँटे थे, सबसे सस्ते टैबलेट निकाले थे। उन टैबलेट का नाम क्या था? आकाश। ये सबसे सस्ते टैबलेट थे जो कि भारत सरकार ने निकाले थे, और ये ना, और ना सिर्फ उनको ही नहीं, ये पढ़ाई पूरी करने के लिए बच्चों को भी दिए गए थे स्कूल में कि आप पढ़ाई करो। तो सबसे अच्छे टैबलेट थे ये, जो निकाले थे उन्होंने, सबसे सस्ते टैबलेट के रूप में लॉन्च किए थे, जिसका उद्देश्य ये था कि छात्रों के लिए तकनीकी जो है वो सस्ते में बिल्कुल पहुँचा सके। यह पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उनके तहत एनएमईआईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी का एक हिस्सा थी। पर काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये। अगला सुनो, किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर तब कहा जा सकता है यदि वह सक्षम है। किसी व्यक्ति को आप ये कहोगे कि भाई कंप्यूटर इसको आता है कब? जब वो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन चला सके, यानी मेन ऐप चला सके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही बना दे। भाई, मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, मैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती, एंड आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट, मैं कंप्यूटर साक्षर हूँ, तो ये तो खत्म हो गया। प्रोग्राम लिखना, कोडिंग आती है उसके लिए, मुझे नहीं आती कोडिंग, तो ये भी नहीं है। कंप्यूटर हैक करने के लिए, वो तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब अनएथिकल है, इल्लीगल आल्सो। सो जब आप मेन चीज़ें चलानी सीख जाओ, तो आपको कंप्यूटर चलाना आ गया, आप ये बोलोगे आप कंप्यूटर साक्षर हो। तो यही है, एक बार पढ़ लेना। अगला सुनो, इनमें से कौन-सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? ओके, इनमें से कोई ऑड वन आउट है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होती है। बेसिन बडी मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया अब तक, पहली क्लास में तो कुछ पढ़ाया नहीं। सीपीयू भी कंप्यूटर का हिस्सा है, मदरबोर्ड भी कंप्यूटर का हिस्सा है। तो अगर मैं गैस भी करूँ, यही ऑप्शन बचा है, बेसिन बडी। बेसिन बडी कुछ बर्तनों से रिलेटेड हो सकता है, बेसिन का मतलब बर्तन ही होता है, जैसे वॉश बेसिन हम बोलते हैं जगह। तो कुछ जो ये बेसिन बडी है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही नहीं है। कंप्यूटर में इस नाम का कुछ नहीं होता, ठीक है? तो यही ऑड वन आउट है। तो चलो अगला आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कौन-सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए थे? चौथी पीढ़ी में। जब कंप्यूटर में इंटरफेरेंस का मतलब अगर कंप्यूटर में रुकावट आ गई कोई, तो क्या होता है? देखो, आपने कोई काम दिया कंप्यूटर को करने के लिए, अब उसमें बीच में कुछ रुकावट आ गई, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? चौथी जनरेशन के कंप्यूटर क्या करते हैं? और जो अब मैं बता रही हूँ ना, यही रीज़न है कि वो आज तक काम कर रहे हैं, इस ज़माने में भी। सो अगर कोई रुकावट आ जाती है, तो वो रुकावट को एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा रुकावट आ गई, मैं रुक जाता हूँ।
फिर वो उस रुकावट को सॉल्व करेगा और सॉल्व करते ही अपना जो काम कर रहा था उसको पूरा करेगा। सिंपल। माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशन का एग्जीक्यूशन रोक देता है। जो भी आपने स्पेसिफिकेशन दिया है, काम दिया है, उसको रोक देगा नहीं। ब्लॉकेज को स्वीकार करते हुए यानी वो जो ब्लॉकेज आया है, रुकावट आई है, उसको स्वीकार करेगा बिल्कुल। सब रूटीन की शाखाएं बनाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा और कोई और रास्ता ढूंढेगा नहीं, कोई और रास्ता नहीं ढूंढेगा। वो रुकावट को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। सेकंड स्टेप, अपना नॉर्मल काम वापस करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप ध्यान रखना, ब्लॉकेज को स्वीकार करने के बाद विनिर्देश का निष्पादन जारी नहीं रखता। गलत। विनिर्देश का मतलब जो काम आपने दिया है वो तो करेगा ना, ब्लॉकेज स्वीकार करने के बाद। ब्लॉकेज को स्वीकार करेगा, उसके बाद विनिर्देश का निष्पादन जारी रखता है। ब्लॉकेज को स्वीकार करेगा, भैया ये रुकावट आई है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं अपना वापस काम जो आपने मुझे दिया है वो मैं करके दूंगा। ठीक है, चलो सुनो। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब भी कोई हस्तक्षेप या इंटरप्ट रुकावट उत्पन्न होती है, तो सीपीयू अस्थायी रूप से वर्तमान निष्पादन को रोकता है, वर्तमान काम को रोकता है और एक पूर्व निर्धारित इंटरप्ट सर्विस रूटीन, रुकावट की सर्विस वाला रूटीन फॉलो करता है और उस इंटरप्ट का जवाब देता है, उस रुकावट को जवाब देगा। उसके बाद सीपीयू अपने मूल कार्य पर वापस लौटता है और वहीं से निष्पादन जारी रखता है जहां से उसने छोड़ा था। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? देखो मैं आपको बता दूं, प्रत्यूष का इस्तेमाल जो आप करते हो, ये करते हो मौसम विभाग में। हमारा बनाया हुआ पहला बहुत ही अमेजिंग सुपर कंप्यूटर है, तो ये आप मौसम पूर्वानुमान में इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लाइमेट का पैटर्न पढ़ता है, मौसम संबंधी जानकारी देता है। इसका बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग स्पीड है, मल्टी पेटाफ्लॉप्स है, मैं आपको ये भी बता दूँ। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है? कैलकुलेटर में देखो, कैलकुलेटर में फिक्स संख्याएँ डालते हो ना, आप कैलकुलेटर लाए, आपको कैलकुलेशन करनी है तो संख्याएँ तो फिक्स डालते हो ना, तो फिक्स संख्याएँ किसमें होती हैं? डिजिटल में। एनालॉग में तो वो है जो बदल सकता है, डिजिटल में क्या है जो फिक्स रहता है। तो डिजिटल कंप्यूटर सिंपल सी बात है, 0 और 1 पर काम करता है, तो इसके अंदर विभाजित संख्यात्मक डेटा होता है, कंटीन्यूअस नहीं होता, लगातार वाला जो चेंज होता है वो नहीं होता। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ओके, भारत में ही जो बना है वो है परम। ये पूरा का पूरा एक-एक पार्ट इसका भारत में बना है, तो परम सीरीज़ है जो सीडेक ने बनाई है, ठीक है? ध्यान रखना 1991 में ये बनाई गई थी और परम का निर्माण तब किया गया था जब भारत को विदेशी सुपर कंप्यूटर नहीं मिले, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित हुई, सिंपल। अच्छा एक और, अन्य विकल्प जैसे आकाश, अर्जुन और सिद्धार्थ भारत के पहले सुपर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ये भारत में पहले कंप्यूटर तो थे, पर पहले सुपर कंप्यूटर जो भारत ने ही बनाए वो नहीं थे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई? अच्छा पहली पीढ़ी बता दो ना बस। 1940 से 56 ये पहली थी। तो सेकंड कित कब होगी? 56 से ऑब्वियस सी बात है 63। तीसरी 64 से 71। तीसरी थी 1964 से 1971, ठीक है तीसरी। चौथी थी 1971 से 1980 और पांचवी है 1980 से अब तक। सिंपल, सो ऑप्शन सी है। अगला हो गया, तो ये तो आप एक बार पढ़ लेना। और सेकंड जनरेशन में आपने क्या इस्तेमाल किया था? आपने इस्तेमाल किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक, कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? आपके चार्ल्स बेबेज को, राइट? और इन्हीं की स्टूडेंट थी लेडी अडा अगस्ता, वो पहली प्रोग्रामर रही हैं, ध्यान रखना। तो इन्हें कंप्यूटिंग के जनक कहा जाता है। इन्होंने ही
डिफरेंशियल इंजन बनाया इन्होंने ही, एनालिटिकल इंजन बनाया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1943 में मौचली और एकर्ट याद करो, एकर्ट से याद रखना इनायक बनाया था। इन्होंने बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा था? इनायक कहा था, ठीक है। और कब आया था? 1945 में आया था। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इनायक इन्होंने नाम दिया था। ये आपको मैं बता दूं, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। अब याद रखो मैंने बताया था कि एक आए थे आर्किटेक्चर का, जब भी नाम आएगा ना, दो ही नाम आएंगे, न्यूमैन और हार्वर्ड। हार्वर्ड अब तक आया ही नहीं, पहली क्लास में बस न्यूमैन का नाम आया था। ध्यान रखना, जब भी आर्किटेक्चर का आएगा, संरचना का आएगा, प्रोग्रामिंग की, एक ही नाम याद रखोगे, न्यूमैन। अभी तक एक ऐसे ये वो थे जिन्होंने ये कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे और जो कंप्यूटर काम करेगा, उन दोनों को वो स्टोर करेगा, उन दोनों को वो संग्रहित करेगा। तो ऐसी कंप्यूटर में ऐसी चीजें बनाने का काम किसका था? न्यूमैन का। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया और सबसे पहले ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर था। तो ये आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? अभी तो बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत आसान है। कब से कब तक थी? 1956 से 61, 63। कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था? असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आ गई। इसके अंदर क्या थी आपकी? आपके ट्रांस, एक मिनट, तीसरी पीढ़ी थोड़ी ना है, दूसरी पीढ़ी है ना यार। 1 सेकंड का टाइम देना गाइस, 1 मिनट रुकना बस। जी हाँ, ट्रांजिस्टर, ओके सॉरी, थर्ड जनरेशन में थी। फर्स्ट में थी वैक्यूम ट्यूब, मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, 5 जनरेशन है ना, बिल्कुल। सेकंड जनरेशन पे यहाँ से मैंने ऐसे याद किया था, वैक्यूम ट्यूब, टी से आ गया ट्रांजिस्टर, इससे आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ पे आ गया माइक्रो प्रोसेसर। इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर से, ये ध्यान रखना। और कैसे याद रखोगे? सेकंड में, फर्स्ट में थे वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब से याद रखोगे ट्रांजिस्टर, कभी नहीं भूलोगे। मेरे वाली गलती मत करना। वैसे मुझे सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो रखी थी। एनीवेज, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम डैश में स्थापित किया गया है। वो ये बोल रहे हैं कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। तो आपको पहले बात तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, प्रत्यूष किस काम के लिए यूज किया जा रहा था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रत्यूष यूज कर रहे थे आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए। प्रत्यूष इतना अमेजिंग था कि इसको सीडेक ने बनाया था पुणे में ही रख लिया, पुणे में रख लिया था। मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अगला सुनो, कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या है? अगले चैप्टर का क्वेश्चन है पर मैंने इसमें भी डाल दिया। जिसे हाथ लगा सकते हो वो, और जिसे हाथ नहीं लगा सकते वो। जिसे हाथ लगा सकते हो हार्डवेयर, जिसे हाथ नहीं लगा सकते वो सॉफ्टवेयर। तो दो ही मुख्य घटक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर के भौतिक भाग आते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, जिनको आप हाथ लगा सकते हो। सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम और निर्देश होते हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये कुछ वन लाइनर हैं जो हाल ही में एसएससी, रेलवे और दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये भी आगे भी आएंगे, ठीक है। हमने सारे डाल दिए कि वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं।
वीडियो ग्राफिक्स वो कौन से होते हैं जो भारी-भारी कैमरे को कनेक्ट करते हैं। तो उसमें कितने छेद होते हैं? 15, ठीक है? इनमें से कौन-सा एप्पल का सह-संस्थापक नहीं है? मार्क ज़ुकरबर्ग, फेसबुक, मेटा के हो चुके हैं ये। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, ये मैं बता चुकी हूँ इसी चैप्टर के अंदर। पहले विश्व में प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस, ये मैंने अभी बता दिया। किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था? पहली पीढ़ी ने, ठीक है? ये बता दिया। ओके, ये आगे-पीछे हो गए। इनमें से किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड भी पहली पीढ़ी ने इस्तेमाल किया था? सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में है? 5वीं में है। परम 8000 कौन से साल में आया था? 1991 में आया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? बाद में भी आएगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एप्पल ने किस वर्ष में मोनोक्रोम लोगो लॉन्च किया था, जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है? 1998 में एप्पल ने अपना लोगो दिया था, जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया था, वो कौन-सा था? एनालिटिकल इंजन। बेबेज ने सबसे पहले तो बनाया था नॉर्मल इंजन, ठीक है? फिर बनाया डिफरेंशियल इंजन, फिर बनाया एनालिटिकल इंजन, जो सबसे ज़्यादा जिसने धूम उड़ाई थी। तो एनालिटिकल इंजन है जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था, ठीक है? और कब से कब तक बनाया था ये? 1833 से 1837। इनायक का पूरा नाम बताओ? हो चुका है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक था। मौखली और एकर्ट ने कौन-सा कंप्यूटर बनाया था? इनायक ही बनाया था। आईसी को आमतौर पर यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है? चिप। चिप में क्या इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन होता है। किस पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम पर आधारित थे? पहली पीढ़ी पर। एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती, एनालॉग, क्योंकि एनालॉग का डेटा बार-बार चेंज होता रहता है, स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। किस पीढ़ी में मैकेनिकल भाषा प्रथम, मैकेनिकल मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आए। कंप्यूटर का जनक वापस आ गया, चार्ल्स बेबेज। एमआईपीएस की फुल फॉर्म, एमआईपीएस किसकी स्पीड होती है? कंप्यूटर की स्पीड होती है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट? डेटा संचरण गति को सामान्य किस इकाई में मापा जाता है कि डेटा कितने इसमें ट्रांसफर हो रहा है? ये भी आगे के चैप्टर्स में आएगा, बिट्स पर सेकंड। माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या कहा जाता है? क्लॉक स्पीड, ये भी आगे आएगा, अगले चैप्टर्स का है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे दोनों लैंग्वेज में बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही अमेजिंग पब्लिकेशन इसका हुआ है अब की बार। बहुत अमेजिंग, इंग्लिश की भी बिल्कुल नई आ चुकी है और हिंदी की तो है ही, जो अभी आप लोगों के लिए प्रॉपर बैच के साथ के लिए लॉन्च की है। और सबसे बेस्ट क्लास और तैयारी के लिए बुक लेना मत भूलना। इनफैक्ट अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपके पास बुक है, उससे बेस्ट चीज़ ही कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसमें मार्क कर सकते हो। सब कुछ आपका इसमें कवर होने वाला है। इसी के साथ यूट्यूब पर हमने इकोनॉमिक्स का फ्री कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी है, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज़ भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। मई से नया बैच शुरू हो चुका है और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली हैं। और आप देख भी सकते हो, सभी जितने टॉपर्स थे, सबने हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो अच्छे से यूज़ की है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ऑफिसर बैच अगर आप ले रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलने वाली है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो ये भी आप ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस का जो हमारा बैच है बिल्कुल अपडेट हो चुका है, 3.0 वर्ज़न एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सभी बैचेज़ में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।